सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है एनएलपी ओरिएंटेशन के डे 2 में। कल हमने बहुत सारी बातें सीखी, जैसे एनएलपी का जो शाब्दिक अर्थ है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो कल हमने इसके मीनिंग को अच्छे से समझने की कोशिश की कि न्यूरो क्या है, लिंग्विस्टिक क्या है और प्रोग्रामिंग क्या है। आप सबने जाना कि न्यूरो का मतलब है हमारा ये ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं। कितने 60 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो हमारे शरीर के 80 ट्रिलियन सेल्स को गाइड करते हैं, ऑर्डर देते हैं और उनसे काम लेते हैं। तो जिस प्रकार के हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं वैसे ही हमारा पूरा शरीर काम करता है। तो इसी तरह से इस एनएलपी के महत्व को समझने के लिए हम कल क्या थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कल हमने क्या किया था? हमने बताया था कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब एनर्जी है। कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो एक बिलीफ सिस्टम के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है रियलिटी वैसी ही बन जाती है। जिस चीज में हम बिलीव करते हैं हम वही काम करते हैं और वही हमारे जीवन को दिशा प्रदान करता है। और दूसरी बात होती है इंटेंशन। इंटेंशन बहुत बड़ा रोल अदा करती है। लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम इंटेंशन। द माइंड सेट यू चूज टूडे will supercharge your ability to absorb, grow and thrive। जैसे इंटेंशन लेकर के आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं आप देखते हैं कि वो कार्य उसी हिसाब से सफलता क्यों जाता है। तीसरी बात हमने बात की थी कि वीडियो को ऑन रखना है। क्योंकि वीडियो ऑन रखते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं। और चौथी हमने कहा था एक्टिव पार्टिसिपेशन। आज भी मैं सेम बात कहना चाहूंगी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन करना, जो भी बात मन में उठती है, यदि ये बीच में कोई बोलने का फ्लो बना हुआ है तो बीच में नहीं, आप लिख के रखिए, बाद में उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पार्टिसिपेशन एक्टिव कीजिए, माइंड को खुला रखिए, क्योंकि टाइम आप दे रहे हैं तो उसका उपयोग भी पूरा कीजिए। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम मैंने बताया था किसके लिए है किसके लिए नहीं है। सबके लिए है। चाहे कोई लाइफ कोच बनना चाह रहा है, चाहे कोई स्पीकर है, चाहे कोई ऑथर है, कंसल्टेंट है, थेरेपिस्ट है, टीचर है, स्टूडेंट है, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, हाउस वाइफ है। एवरी पर्सन नीड्स एनएलपी। और एनएलपी से में ही वो चल रहा है। लेकिन अब जैसा उसको समझ में आया वैसा चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ चलेंगे तो हम जीवन को और अच्छे से समझ पाएंगे और अब सफलता की सीढ़ियों को हम चढ़ पाएंगे। हमने बताया था 5 एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हमारा पूरी जिंदगी घूमती है। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड इनर लाइफ। हमारे हेल्थ के ऊपर हमें बहुत फोकस हम रखते हैं, क्योंकि नहीं रखेंगे तो तबीयत खराब होकर के हमारे कार्य नहीं बनेंगे। तो हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पहला सुख होता ही निरोगी काया है। दूसरा, घर में हो माया यानी धन की भी हमें जरूरत पड़ती है। और तीसरा, सुत आज्ञाकारी यानी रिलेशनशिप भी हमारे सारे बढ़िया होने चाहिए, हमारे हिसाब से चलने चाहिए, या बहुत प्रेम होना चाहिए आपस में, शांति होनी चाहिए आपस में। तो घर स्वर्ग बनता है। घर कभी दीवारों से नहीं बनता है। घर बनता है रिश्तों से, रिश्तों में सुंदरता से, मधुरता से। और वही घर स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं ऊपर जाके हम देखने वाले नहीं हैं। जीते जी तो कोई जाने नहीं देता और हमें पता नहीं चलता। घर को स्वर्ग हम बना सकते हैं अपने रिश्तों में मधुरता ला करके। तीसरी बात होती है करियर की। करियर माने जो हम रोजी रोटी कमाने का जो भी साधन बनाते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो उद्योग लगाना है, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हम काम करते हैं। क्योंकि इसके भी कई तरीके, करियर बनाने के भी सबके अपने अपने हैं। कोई किसी तरह से काम कर रहा है, कोई किसी तरह से काम कर रहा है, तो वो करियर हो गया कि हमें रोजी रोटी मिलती रहती है। फिर हमारा इनर लाइफ। ये सब करने के बावजूद भी जब खुशियां नहीं है तो उसका मतलब एक ही है कि हमारे इंटरनल जो माइंड है उसके अंदर कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में कमी है। हमारी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो रही है। हमारा बात करने का तरीका गड़बड़ हो रहा है। और फिर हमने बात करी थी कि जो एनएलपी है, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो हमें सिखाएगा, वो हमारी आज की जो भी दुखद कोई भी स्थिति है उसको पार करके एक पुल है हमारे लिए एनएलपी। उसको पार करके हम दूसरी साइड में जाते हैं तो हमारी डिजायर्ड कंडीशन क्या है? सबकी डिजायर्ड कंडीशन खुशियां है। हर व्यक्ति कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे वो हेल्थ पे काम कर रहा है तो भी अंतिम तो खुशी चाहता है। रिलेशनशिप को मधुर बना रहा है तो भी वो खुशियां चाहता है। करियर अच्छा बना रहा है तो भी वो खुशियां चाहता है। पैसे अच्छे होने चाहिए उसके पास क्योंकि खुशी चाहिए। और
अंदर में अगर हमारा थॉट प्रोसेस बढ़िया है तो भी वो खुशी में ही बदलता है। तो एनएलपी हमारा ये बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करती है ब्रिज के रूप में। फिर हमने बात की थी कि ये होता क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसको हमने एक एक करके समझा था। न्यूरो क्या है, कि नर्वस सिस्टम, हमारा जो ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, कैसे प्रोसेस करता है, कैसे उसको यूज करता है, और वो हमारा न्यूरो का पार्ट हो गया। फिर लिंग्विस्टिक क्या है, जो भाषा हम बोलते हैं। भाषा हमने तीन तरीके से कल सीखी थी, अभी बताती हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं भाषा के, हम कहाँ भाषा बोलते हैं और वो कैसा होना चाहिए। प्रोग्रामिंग क्या होता है, मेंटल पैटर्न, पैटर्न बन जाते हैं हमारे माइंड के अंदर। जो भी कार्य हम बार बार करते हैं वो एक पैटर्न बन जाता है। आप जानते हो, खेत के अंदर एक पगडंडी बन जाती है, जिसपे हम बार बार चलते हैं, वो रास्ता बन जाता है। तो जो थॉट बार बार हमारे माइंड में हैमरिंग कर रहे होते हैं, वही थॉट हमारी आदत में शामिल हो जाते हैं और हमारी लाइफ को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग है, बचपन से प्रोग्रामिंग हो गई है। बस सिर्फ हम ही नहीं कर रहे प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग करने में पूरा संसार लगा हुआ है। शुरुआत पेरेंट्स से होती है। पेरेंट्स है, समाज है, स्कूल है, फिर हमारी एजुकेशन है, फिर हमारी मूवीज है, फिर हमारे थॉट प्रोसेस है। सारा कुछ मिलकर के तो दिमाग का प्रोग्राम बना रहा है, और उसी के सामने हम हमारा जीवन जीते रहते हैं। फिर ब्रेन जो है वो किस तरह से काम करता है। ब्रेन के भी तीन तरह के पार्ट है इसके। रेप्टाइल ब्रेन है, जो ऑटोमेटिक जो भी हमारे बॉडी में काम हो रहे हैं सारे, डाइजेशन सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है, और जो हार्ट का चलना है, और हर प्रोसेस जो हो रहा है, जो हो रहा है। और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन। ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम क्या है, ये रेगुलेट करता है हमारे बिहेवियर। जो भी हम करते हैं, जो सोच कर करते हैं, वो सारा हमारा लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। मेमोरी में हमारे क्या है, बिहेवियर में क्या है। और न्यूरोकॉर्टेक्स जो है, ये हमारे सारे जो इंटेंशंस हैं, जो हमारी मेमोरी है, हमारे दिमाग को जो है, विचारों को जो है, ये हैंडल कर आपकी रहा आवाज होता नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। है। हम लोगों को तो आ रही है। आवाज तो आनी चाहिए, मेरा तो माइक आ ऑन रही है, है। आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, आ रही है ना आवाज? तो देखो उर्वशी, तुम्हारे में कहाँ हाँ कहाँ जी, आ दिक्कत रही है। है, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो कल हमने आ रही ब्रेन है के, आवाज। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। अभी आप म्यूट कर लेंगे थोड़ा सा, और ध्यान से सुने। हम कल का थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, आप आए हो, सबका वेलकम है। तो ब्रेन जो है हमारे किस तरह से काम कर रहा है, वो हमने थोड़ा सा कल डिस्कस किया था। और उसके बाद एक्शन पोटेंशियल, हमारे अंदर कितना एक्शन करने का पोटेंशियल है। पर कब, जब एक्शन लेते हैं तब। नॉलेज सब में है, नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन इज पावर, एक्शन इज पावर, वो सफलता दिलाती है। तो हमारे अंदर एनर्जी, मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो एनर्जी है उसको जब हम मूव करेंगे तभी जाके ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। फिर न्यूरोलॉजिकल रेसिस्टेंस, तो फिर जब एक्शन करने की पोटेंशियल हमारे अंदर है तो हो क्यों नहीं पाता। अब उसके रीजन हमने कल डिस्कस किए थे। क्रिटिक हमारे अंदर बैठा हुआ है, थॉट चलता है, साथ के साथ क्रिटिक बैठा है, कोई न कोई बहाना बनाने के लिए, कि तुम्हारे अंदर तो ये बात है भाई, तुम तो कर नहीं पाओगे, तुम गरीब हो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, और तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है। कई सारी बातें क्रिटिक जो है खड़ा कर देता है ला करके, और वो हमें नहीं करने देता। फिर दूसरी बात आई थी परफेक्शन सिंड्रोम। हम ये भी सोचते हैं जब तक परफेक्ट नहीं हो जाएंगे काम शुरू नहीं करेंगे। अब परफेक्शन के चक्कर में जो है बहुत समय हम बर्बाद करते हैं, निकालते रहते हैं, काम को स्टार्ट ही नहीं करते। काम स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं, सुबह सोचते हैं शाम हो जाती है, शाम सोचते हैं सुबह हो जाती है। और कई बार तो आप अनुभव किया होगा या सच मान सकते हैं इस बात को, इफेक्ट है कि लोग सालों साल निकाल देते हैं। क्योंकि बहुत सारे आइडियाज हमारे अंदर आते हैं, भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी, बुद्धि दे रखी है, आइडियाज देते रहते हैं, मौके आते रहते हैं, लेकिन हम उनको मिस कर देते हैं। बाद में सोचते हैं कि ये मौका आया था जो हमसे मिस हो गया, और फिर जीवन फिर ऐसे मोड़ पे चला जाता है कि फिर हम पश्चाताप करते हैं। तीसरा एक बात थी, आई नो एवरीथिंग। ये भी बहुत सारे लोगों में ये बात है, उनको कुछ भी बताने लगो तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। आई नो एवरीथिंग,
ये लेकर के बैठे रहते हैं। अभी एनएलपी की क्लास में भी कितने लोगों को मैंने लिंक भेजा है, और उनमें से आप लोग ही आ पाए हैं, क्योंकि आप कुछ रिसीव करना चाह रहे हैं, आप कुछ और ज्यादा अपने एनहांस करना चाह रहे हैं लर्निंग को, अपने पोटेंशियल्स को, और अपने कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा आइडिया, कोई ज्ञान मिल सकता है। तो इस उद्देश्य से आप सब आ गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या बताएंगे एनएलपी में है क्या, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहीं भी सुन लेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो बताने वाले बहुत हैं और बहुत कुछ बताते भी बहुत अच्छा। तो लोग ये भी सोच लेते हैं। तो और दूसरी बात, वैसे भी चलो ये बात छोड़ दे, हम दूसरी बात देख लें। तो भी घर में भी बाहर भी हम देखते हैं, किसी को कुछ भी हम बताने की बातें भी करते करते भी हमें बहुत से लोगों से ये सुनने को मिलता है, पता है मुझे। तो ये जो ईगो कहें इसको या क्या कहें, इसकी वजह से भी हम बहुत सारी चीजें ग्रास्प करने से मना कर देते हैं, और इससे भी हमारी प्रोग्रेस रुकती है। फिर कन्फ्लिक्ट चलता है। एक ड्रीमर होता है, एक क्रिटिक होता है, अंदर ही अंदर हम सपने तो बहुत लेते हैं, लेकिन क्रिटिक बीच में रोक देता है, तो हम उससे वजह से भी काम को पूरा नहीं कर पाते। फिर अच्छा, कम्युनिकेशन की मैंने बात की थी, लिंग्विस्टिक की हम जब बात कर रहे थे, कि तीन तरह की हम कम्युनिकेशन करते हैं: कम्युनिकेशन टू योर सेल्फ, कम्युनिकेशन टू वर्ल्ड, एंड कम्युनिकेशन टू यूनिवर्स। अपने आप से तो हम, छोटे से बच्चा जो होता है ना, साल 2 साल का, जैसे बोलने लगता है, उसके माइंड में भी थॉट चलने लगते हैं, अपने आप से वो भी बातें करता है। और हम, जब तक जीवन है तब तक हम अपने आप से ज्यादा बातें करते हैं। अब वो बातों का क्वालिटी क्या है, ये तो खुद ही जानते हैं आप सब। जैसी क्वालिटी होगी हमारी लाइफ की क्वालिटी भी वही होगी। ये फ्रीक्वेंसी बनती है। संसार से कैसे बातें करते हैं, वो हमारा रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि उसमें भी कई चीजें बात ध्यान रखने की होती हैं। हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हमारी टोन कैसी है, हम शब्द कैसे यूज कर रहे हैं, संसार से बातें करते वक्त इन बातों का खास महत्व है। और तीसरी बात आती है हमारी कम्युनिकेशन टू यूनिवर्स। हम यूनिवर्स से कैसे बातें करते हैं, भगवान को हम क्या है, क्या हमेशा दोष तो नहीं देते हम, कि प्रभु मैं ही मिली थी क्या, मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या, मेरी जिंदगी में सारी बाधाएं आ रही हैं, क्या हम ये बातें कर रहे हैं, या गुस्सा कर रहे हैं प्रभु पर कि तुमने मेरे जीवन में ये क्या कर दिया, मेरे को तो हमेशा ही ये मुसीबत में डाल दिया। ऐसी थॉट हम बना रहे हैं, या थैंकफुल हो रहे हैं, क्योंकि मिलता वही है जो हम कर्म करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, फल तो उसी का लगेगा, जो बीज बोएंगे उसी का। लेकिन थैंकफुल होना आता है कि नहीं आता। जितना थैंकफुल होंगे किसी चीज के लिए, वो चीज बड़ी बढ़ेगी हमारे पास, मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आएगी। लेकिन जिस चीज के लिए हम थैंकफुल नहीं हो पाते, वो चीज मल्टीप्लाई तो क्या, आपकी नेगेटिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम यूनिवर्स से कैसे बातें करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये है हमारा लिंग्विस्टिक वाला पार्ट। अब वर्ड के साथ कम्युनिकेशन के लिए बताया था मैंने, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन एंड वर्ड्स यूज किस किस तरह से करना है। फिर अपने आप से कैसे बातें करते हैं, कितने थोट ला करके रखेंगे दिमाग में, परेशान होते रहेंगे, माइंड को अभी बोझ बना लेंगे, आनी जानी कुछ है नहीं, अपने आप ही सोचेंगे, अपने आप ही उसको ड्रॉप कर देंगे विचारों को। तो उसके प्रति भी अवेयर होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फिर यूनिवर्स से कैसे बातें करते हैं, भाई जो करोगे वही मल्टीप्लाई होएगा। मैंने कल भी बताया था कि हमारा ग्रेटिट्यूड, डिजायर एंड एक्शन का जो तरीका है, वो यूनिवर्स की कम्युनिकेशन है। तो जिस तरह की कम्युनिकेशन है, उसको आप समझ करके ठीक कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं। जैसी ट्यूनिंग करेंगे वैसा आप फायदा उठा सकते हैं। और फिर मैंने ये सब बताया था कि एफर्मेशन कैसे लिखना है, पांचों एस्पेक्ट में लिखना है: अपने हेल्थ पे भी, अपने रिलेशनशिप पे, अपने करियर पे, मनी पे, और इनर एनवायरनमेंट पे। इन सब पे आपने ग्रेटिट्यूड लिखना है। डिजायर लिखनी, ग्रेटिट्यूड तो जो मिला उसका धन्यवाद कर दो। डिजायर मतलब जो आप चाहते हो कि मुझे ऐसा बनना है, वो आपकी डिजायर हो गई, वैसे एफर्मेशन लिखो। फिर एक्शन एफर्मेशन भी लिखो कि मैं ऐसा करती हूँ। फ्यूचर में नहीं जाना, प्रेजेंट में रहना है। तो आज के लिए अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। आज के दिन आप सबका स्वागत है। मैं देखती हूँ कौन कौन आए हैं, जरा एक बार स्टॉप शेयरिंग करके देख लेते हैं। कंचन आ गई हैं, वेलकम कंचन। सुधीर जी आए हैं आज, उर्वशी है, विनीता है, यशपाल हैं, सबका वेलकम है। और कुसुम जी हैं, रुचि गर्ग हैं, वेलकम वेलकम।
पूनम है, वेलकम। प्राची वेलकम। चलिए, सेकंड डे में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक और नई एक जानकारी, एक विषय को अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ते हैं आज के दिन सेकंड डे में। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम्म ये अपने बारे में एक स्लाइड बनाई थी मैंने कि मैं एक कोच हूँ और आपको एनएलपी सिखाने के लिए तत्पर हूँ। बहुत मेरी इच्छा रहती है। मैंने खुद टीचिंग में काम किया है और मेरा मन रहता है कि इस टीचिंग का जो बहुत भगवान ने जो मुझे एक प्रोफेशन दिया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस परमात्मा की। कैसे कैसे बच्चे मुझे मिले लाइफ के अंदर। और अब भी मेरा मन करता है कि जो नॉलेज है उसको जितना बांटा जाए, क्योंकि बांटने से ही बढ़ता है। जैसे हमारी भावनाएं होंगी वही हमें मिलेगा। बस ये मेरा सोच रहता है। और मैं इसी विषय में काम कर रही हूँ। रिटायरमेंट के बाद प्रभु ने मुझे फिर से मौका दिया है कि ये सीखो और सिखाओ। और रेकी और एनएलपी दोनों बहुत जबरदस्त जरूरी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो इस विषय में मेरा कोचिंग का काम मैंने स्टार्ट किया है और इसी वजह से आपसे मिल रही हूँ। अब ब्रेन के बारे में ये बात हम कर चुके हैं। और हमारा जो स्टेट है ना, वो किससे बनता है? फोकस, मीनिंग एंड फिजियोलॉजी। ये हम शॉर्ट में ही समझते हैं इसके बारे में। जिस चीज पे हम फोकस करते हैं, काम तो वही करते हैं फिर। और फिर दूसरी बात, मीनिंग निकाल लेते हैं अपने आप हम। किसी ने कुछ कहा तो वो जो मीनिंग निकाल लिया, उस मीनिंग के हिसाब से आगे उसने उस व्यवहार में ले आए उस चीज को और आदत में शामिल कर लिया। और फिजियोलॉजी, उसके हिसाब से हमारी बॉडी लैंग्वेज बनती है, वैसा ही एक्शन होता है। चलिए, अच्छा, आज जो मेन बात हम करने वाले हैं ये है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट बात है। ये समझ गए ना तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं इसी से सुलझ जाएंगी। तो आप सबसे पहले समझेंगे, ये हमारे व्यक्तित्व के अंदर हमारे जन्म के साथ ही कुछ पर्सनैलिटी भगवान ने हमें दे करके भेजा है, वो समझना है। प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स, और उन पर्सनैलिटीज की अपनी अपनी नीड होती हैं। जब वो नीड पूरी होती हैं तब तो बहुत बढ़िया काम चल रहा होता है। और कहीं भी नीड में इधर से उधर थोड़ी कमी रह जाती है तो फिर हमारे रिश्तों में फिर खटास आने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो एक दूसरे की नीड को समझना है। तो पहले तो हम यही समझ लें कि वो प्री इंस्टॉल्ड पर्सनैलिटी वाली नीड है क्या क्या। पहली नीड आप देख रहे हो सर्टेनिटी की है। ये एक बार आप देख लो, फिर मैं आपको डिटेल में इसमें काम करते हैं अपन स्टॉप शेयरिंग करके। सर्टेनिटी यानी एक वो इंसान जो हर काम में सर्टेनिटी चाहता है, सिक्योरिटी, सेफ्टी और इजी मूड चाहता है, वो होता है सर्टेनिटी वाला बंदा। वो एक अपनी उसकी क्वालिटी है, भगवान ने उसको दी है कि वो इजी मूड में रहना चाहता है, चिंता नहीं करना चाहता। दूसरा होता है अनसर्टेनिटी वाला। अनसर्टेनिटी वाला क्या होगा? ये बड़ा एडवेंचरस होगा, नए नए काम करने की बड़ी लगन होती है इनके अंदर, बाकी डिटेल अभी मैं बात करती हूँ। और तीसरा है कंट्रीब्यूटर। ये समाज सेवा के लिए सदा तत्पर रहता है। इसको दूसरों की सेवा करने में आनंद आता है। घर में चाहे 2,000 रुपये खर्च करता 100 बार सोचे, लेकिन बाहर 2 लाख भी खर्च करता नहीं सोचता। ये इस तरह का इंसान होता है। तीसरी तरह का इंसान होता है चौथी तरह का सिग्निफिकेंट, यानी ये अपनी इंपॉर्टेंस चाहता है हर जगह। वो चाहता है मेरे को पूछे बस, मेरे को नहीं पूछा तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी लोगों ने, अब तो बस खैर नहीं किसी की। ये इस टाइप का होता है। और पांचवी तरह का होता है लव एंड कनेक्शन। ये प्यार करता है, प्यार चाहता है। ऐसे बंदे घर को जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और इसी तरीके ये जो सॉफ्टनेस है, ये महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से वो घर को जोड़ के रख सकती है। सभी के अंदर हो सकती है, क्योंकि बिना लव एंड कनेक्शन के तो घर जुड़ता ही नहीं है। मेल्स में, फीमेल्स में, सब में होती है। और तो ये इस तरह का है कि इसको तो सिर्फ प्यार से कोई बात कर ले, फिर चाहे कोई कुछ भी काम करा ले या कुछ भी कह दे तो वो कोई परवाह नहीं करता, बस उसको थोड़ा प्यार चाहिए, केयर चाहिए थोड़ा सा। और ये छठी टाइप के जो बंदे हैं वो हैं ग्रोथ ओरिएंटेड। उनको ग्रोथ चाहिए, उनको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। ना तो वो घबराते कोई भी काम करते हुए, उनको सिर्फ लर्निंग का मौका मिल जाए, कुछ अर्निंग का मौका मिल जाए, बस वो नहीं छोड़ना। उनमें से एक एक तो मैं अपने आप को समझती हूँ, मेरे को लर्निंग और इसके पीछे बहुत ज्यादा रहता है कि मुझे और बढ़ना है, और बढ़ना है, और ग्रो करना है। यानी ये लोग सेटिस्फाइड वाली सिचुएशन में नहीं आएंगे, इनको आगे से आगे कुछ ना कुछ ग्रो करना है। तो ये 6 नीड्स हैं और इनकी अलग अलग नीड्स हैं सभी की। ये कोई गलती नहीं करता होता अपने अपने आप में, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है।
और इनकी अपनी नीड है, उसके हिसाब से ही चलते रहते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, और ये पूरा हार्डवायर्ड है उनके अंदर, नर्वस सिस्टम में हार्डवायर्ड है, बर्थ से लेकर के उनको मिली हुई है। इफ द नीड्स आर अनमेट, दे लीड अनफुलफिल्ड। अगर उनकी नीड पूरी नहीं हुई तो अनफुलफिलमेंट की स्टेट में आ जाते हैं कि अभी मेरे को तो ना कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से, तो ये है हमारी 6 नीड्स। और अब हम इसको अच्छे से समझेंगे, और ये नीड्स कहाँ कहाँ काम आएगी फिर मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम इन नीड्स को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, ये 6 नीड आपने देखी, सबने नोट किया सबने? हाँ, डायरी और यस। पेन सबने रखना है, कोई भी बात नोट करने की तो नोट कीजिएगा जरूर, क्योंकि ये नोट्स बाद में बहुत काम आते हैं। अच्छे से समझ सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं, किसी को पढ़ के बता सकते हैं। तो हर इंसान की बेसिक नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। अगर आप अपने साइकोलॉजिकल नीड्स को समझ गए, दूसरों की साइकोलॉजिकल नीड को समझ गए, आप अपने करियर में, रिलेशनशिप में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो 6 ह्यूमन नीड्स क्या हैं, इनको आपने समझा कि कैसे हैं वो नीड्स। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सर्टेनिटी की नीड है, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप इसमें एक व्यक्तित्व को ध्यान में करेंगे भी, ऐसा ऐसा व्यक्तित्व है जिसको सिक्योरिटी चाहिए। जितना भी टैलेंटेड हो सकते हैं, कोई भी बिजनेस के लिए रिस्क लेना, टैलेंटेड बहुत हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, टैलेंट की अलग बात है, पर्सनैलिटी की अलग बात है। तो ये रिस्क लेना, आगे बढ़ के काम करना, ये उनसे नहीं होता है। ये बॉक्स टू बॉक्स लाइफ जीते हैं। बेडरूम एक बॉक्स है वहां चले गए, ऑफिस एक बॉक्स है वहां चले गए हैं, या फिर घूमने गए तो वो भी एक बॉक्स है वहां चले गए, बस बॉक्स टू बॉक्स अपनी लाइफ को इजी मूड में जीते रहते हैं। डिफरेंट वे ऑफ वर्क इनसे नहीं होता, डिफरेंट काम कुछ भी ये नहीं कर पाते हैं। वे हर चीज में सेफ्टी, पहले सेफ्टी देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे। वे हमेशा स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, स्टेडीनेस ढूंढते हैं, सिक्योर रहना चाहते हैं। अगर उनको कहीं से 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया भी मिल जाए ना, तो भी वो ये देखेंगे भाई एफडी करा देता हूँ, सेफ रहेंगे पैसे। यानी 1 करोड़ रुपए पा करके भी उनको इन्वेस्टमेंट करना, उसको मल्टीप्लाई करना नहीं सूझता है, क्योंकि वो ये डरते हैं, वो कहीं डूब गए तो, नुकसान हो गया तो ये बातें उनमें ज्यादा आ जाती हैं। उनको सिक्योरिटी सबसे पहले उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। अब दूसरा हमारा एक जो व्यक्तित्व है वो होता है अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी मतलब न्यूनेस, नयापन, उनको नयापन चाहिए। उनको सर्टेनिटी वाली बात नहीं, और सिक्योरिटी सेफ्टी में तो वो परवाह नहीं करते। वो उनको हमेशा नया काम करना है, वो एडवेंचरस काम करना है उनको। ये लोग रिस्क टेकिंग होते हैं, हाईली रिस्क टेकिंग होते हैं। उनको हमेशा एडवेंचर, नया काम, बिजनेस में भी और घर में भी। वो कोई नई, हर चीज को ट्राई करते रहते हैं, नए नए कामों में करते रहते हैं, उनकी नीड है ये। उनके अंदर से अर्ज उठती है कि मेरे को नया काम करना है, पुराने कामों में उनको रुचि नहीं आती है। अगर कोई व्यक्ति की आवश्यकता प्रॉपर तरीके से पूरी ना हो, तो उस व्यक्ति का चांस है कि वो उस नीड को गलत तरीके से पूरा करेंगे। उनके अंदर से तो इच्छा उठ गई ना, मुझे ये काम करना है, अगर कोई रोक देगा घर में, तो फिर वो बिना बिना पूछे करेंगे, फिर और तरीके ढूंढेंगे उसके लिए। तो ये लोग एक्सपीरियंस करते रहते हैं, इसी चक्कर में एडिक्शन में भी आ जाते हैं कई लोग, क्योंकि नई नई चीज की ट्राई करनी इनको, नई चीजें खा के देखनी, नई चीजें कुछ कर पी के देखना। तो ऐसे लोग एडिक्शन में भी आ जाते हैं, ड्रग्स भी लेने लग जाते हैं। तो ये चीज उन उन चीजों में आगे बढ़ जाते हैं, जो अनसर्टेन होते हैं वो पर्सन होते हैं ये। क्योंकि इनको रिस्क की परवाह तो है नहीं, नई नई चीजें अपनाते रहते हैं। नंबर 3, तीसरा हमने देखा था सिग्निफिकेंट क्वालिटी का बंदा होता है। सिग्निफिकेंट कौन होते हैं? इनको हमेशा वाहवाही चाहिए, महत्व चाहिए, औरों से पहले चाय चाहिए। चाय भी बनेगी तो सोचेंगे मेरे को सबसे पहले मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो झगड़ा करेंगे। और उनको अटेंशन नहीं मिला तो वो बहुत क्रोध में आ जाएंगे। ये उनकी नीड है, उनको प्रशंसा चाहिए, वो हर चीज में दिखना चाहते हैं। कोई भी चीज खरीदनी है तो पहले उनसे पूछो, उनको अलग से दो। अगर कहीं पे प्रोग्राम में गए तो माइक उनको सबसे पहले दो, और माइक ले लिया फिर छोड़ेंगे नहीं, इंपॉर्टेंस चाहिए। अब ऐसे ही बच्चे आपने देखा, आप सब कॉलेज गए होंगे, वो बड़ा टशन मारने वाले बच्चे होते हैं। लड़की हो या लड़का हो, बोलो वो अलग से इंपॉर्टेंस दिखाना चाहेंगे, फैशन करेंगे, फालतू बकवास करते इधर उधर घूमेंगे, लीडरशिप करते घूमेंगे। वो ऐसे बच्चे होते हैं, पूरा टेंशन उनको चाहिए होता है। तो भगवान ने हमें 3 चीजें दी है, बॉडी, माइंड एंड एबिलिटी टू लर्न। अब बचपन में, अब आज ये चीजें कैसे बन कैसे गया वो, कई बार ये होता है बचपन से कई बातों को हम हवा भी दे देते हैं, पेरेंट्स भी हवा दे देते हैं।
वो कैसे? कि मान लो बचपन में किसी दुकान पर गए, पापा ने कोई चीज नहीं दिलाई, तो फिर बच्चा क्या करेगा? रोने लग जाएगा। बच्चा रोने लग गया, तो अब पापा ने सोचा भी रो रहा है तो बच्चे को चलो दिला ही देता हूँ। वो दिला दिया। और इस तरह से यदि बार बार ऐसा हुआ कि बच्चे ने चिल्ला चिल्ला के चीज मांग ली, रो रो के चीज मांग ली, और बाबा आपने दिला दी, तो उसको ये हो गया कि भाई अ, तेरा काम तो ऐसे बनेगा। तो वो जो है बिना ही आंसू आए आंखों में रो रो के दिखा देता है, और माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी करवाता रहता है। इस तरह से ये जो सिग्निफिकेंट वाला जो मॉडल है ये डेवलप हो जाता है। फिर वो बड़ा होके फिर यही करेगा। उसकी कोई बात ना माने तो रो धो के मनवाना चाहेगा, क्लेश करके मनवाना चाहेगा, क्रोध करके मनवाना चाहेगा। उसको पूछो सबसे पहले, ये उसकी आदत में शामिल हो जाता है। जोर जोर से बोलना चिल्लाना ताकि अटेंशन मिल जाए। कोई भी नीड जो है बुरी नहीं है, व्यक्ति की नीड तो नीड है, पर इसके पीछे बहुत सारे सर्कमस्टांसिस हैं कि वो नीड जो है आगे उसी तरह से बढ़ती चली गई। अब आता है हमारा लव एंड कनेक्शन वाली नीड का क्या है। ये लोग जहां भी जाएंगे मित्रता कर लेंगे, इनको फ्रेंडशिप करना बड़ा अच्छा लगता है। ये रिश्तों को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, सभी से प्यार करते हैं। अगर आप उनका कॉल नहीं उठाएंगे तो वो नाराज भी हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद तो केयर कर रहे हैं कि वो कंसर्न रख रहे हैं। दूसरा व्यक्ति नहीं रखेगा तो उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, कहेंगे मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। और और यदि थोड़ा सा आप उनको कह दो आराम से प्यार से सॉरी भी कर लो, तो बहुत जल्दी मान भी जाएंगे। ये इस टाइप के होंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि चलो भाई तुम्हारा ना दुबई में जॉब लग गई है तो तुम वहां पे ज्वाइन कर लो, पर ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लव एंड कनेक्शन चाहिए इनको, पापा मम्मी और घर का प्यार चाहिए। ये होम सिकनेस बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो ऐसे लोग नहीं जा पाते। जो लव एंड कनेक्शन जिनकी नीड है, वो कोई बड़ा बाहर नहीं जाएंगे, वो अपने घर के आसपास रहना चाहेंगे, ये उनकी नीड है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कई बार घरों में जो अ, महिला है वो ये चाहती है कि पति उससे थोड़ा सा बात कर ले बैठ के, क्योंकि वो लव एंड कनेक्शन वाली होती हैं। तो उनको चाहिए, वो चाहते हैं कि पति अगर थोड़ी बात कर ले तो उनका वो नीड पूरी हो जाएगी, लव एंड कनेक्शन वाली। और पति है ग्रोथ माइंडसेट का, तो वो चाहता है कि मैं काम कर तो रहा हूँ, परिवार के लिए तो कर रहा हूँ। तो वहां दोनों की नीड अलग अलग है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन नीड अलग है। यदि पति समझ जाए कि तेरी वाइफ की नीड है लव एंड कनेक्शन, तुम थोड़ा सा प्यार से इससे बातें करो, इसने जो वस्त्र पहने हैं उनको भी थोड़ा सा प्रायोरिटी दो कि भी हाँ अच्छे लग रहे हो, जो खाना बनाया है तो उसको थोड़ा प्रायोरिटी दो भी बड़ा अच्छा खाना बनाया है। तो थोड़ा सा यदि लव से उसको बोल दिया जाएगा तो वो उसकी नीड पूरी हो जाएगी, और वो खुश। तो इस तरह से ये बड़े काम की चीज है, समझना चाहिए सभी को कि ये चीजें पता लग जाए तो हम अपने रिश्तों में बहुत बेहतरी ला सकते हैं। फिर है कंट्रीब्यूशन। मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन वाले कौन से होते हैं? हर चीज में सेवा के लिए तैयार। रास्ते से जा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी है, कोई पशु पक्षी को भी अगर परेशानी है तो छोड़ के नहीं जा सकते, उनकी हेल्प करेंगे। छोटे छोटे एनजीओज के लिए काम करेंगे। कंट्रीब्यूशन इनका पार्ट है। मजे की बात यह है कि हमारा ब्रेन कभी भी डिजाइन नहीं है कि किसी दूसरे के लिए काम करें। इन और ब्रेन का डिजाइन ये भी है कि दूसरों की हेल्प करें। ये उनकी, ये जो कंट्रीब्यूशन वाले व्यक्ति हैं उनकी वास्तव में ये नीड हो जाती है कि ये दूसरों के लिए बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं, किसी का भी रोना नहीं देख सकते, उनकी हेल्प के लिए तैयार है। और ज्यादा से ज्यादा समाज में और अन्य लोगों के लिए खुद का ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन हाँ औरों का ध्यान बहुत ज्यादा करेंगे। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो और छठी टाइप की पर्सनैलिटी है हमारी ग्रोथ माइंडसेट की। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये पागलों की तरह अचीवमेंट करते हैं। ये किसी चीज के पीछे जो इनको पसंद आ जाए ना, मैं कह रही थी लर्निंग और अर्निंग, उसके पीछे पागल हो जाते हैं ये, है, और अचीवमेंट में लग जाते हैं। है, उनको एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एज उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती कि वो 50 साल का हो गया कि 60 साल का हो गया। उनको करना है तो करना है बस। वो जैसे अंतिम समय तक हमने जो है अपना काम करना ही करना है। तो वो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो इस तरह से लगे रहते हैं। और मुझे लगता है आप सब भी ग्रोथ माइंडसेट के ही हो, जो यहाँ बैठे हो और कुछ न कुछ नया करने की मैम, तो गुरु जैसे गुरु भी वैसी हैं तो चेले भी वैसी हैं। वही देखो, सेम एनर्जी अट्रैक्ट करती है ना, ये जी। तो सच्चाई है। आप बिना सेम एनर्जी के तो आप यहाँ हो ही नहीं सकते थे।
तो अपन सारे एक जैसे ही हैं ग्रोथ के। और हमें अच्छा है, मुझे तो अच्छी लगती है बात ये। हमें दूसरों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और अपना ग्रोथ के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। ये लोग कैसे होंगे, 70-80 की उम्र में भी पागलों की तरह काम पे लगे रहेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट रखते हैं, बड़े काम करते हैं। और और कई देखो आप इनके विपरीत भी कई आपने देखे होंगे, 50 साल की एज में भी कहेंगे मैं तो बूढ़ा हो गया, काट पकड़ने को तैयार हो जाते हैं और रेस्ट करेंगे खूब, मैं मेरे से नहीं होता अब काम। तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। और ऐसे भी होते हैं जो 100-100 साल तक भी खूब काम करते हैं। तो ये है वो ग्रोथ माइंडसेट वाले। रिटायरमेंट के बाद भी देखो, अगर वास्तव में यदि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान है तो बीमार नहीं पड़ेगा वो। और रिटायरमेंट के बाद कोई ये सोचे कंफर्ट जोन में आ जाऊं, मैं तो बस बहुत कर लिया मैंने तो, बस 58 साल की उम्र में मैं तो थक गया काम कर करके, ये जो फीलिंग रख ली, तो भाई 2-4 साल में तो फिर तुमने खाट पकड़नी पकड़नी है। प्रोग्रेस कर नहीं रहे, एक्शन कर नहीं रहे, तो क्या करोगे फिर? आपने मैसेज तो दे दिया ना प्रभु को कि तुम्हारे अंदर तो एफिशिएंसी नहीं है, तुम तो कर नहीं सकते कुछ भी। तो भगवान कहता है ले भाई कर, मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर, बैठ जा घाट पे। तो इसलिए अपने को जब तक है अपना काम करना है। तो अगर इनको बिठा दिया जाए ना, कोई 70-80 साल का है रुक रहा नहीं है काम करने से, हम उसको कहे तो 70-80 साल का हो गया बैठ जा अब तो फिर ना वो बीमार हो जाएगा। वो उसको मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा। अगर उसको करने दिया जाए तो ठीक है फिर वो। तो ये उस टाइप के बंदे हैं। तो ये हुई हमारी 6 प्रकार के पर्सनैलिटी नीड वाले जो इंसान होते हैं। अच्छा, अब ये जान तो लिया हमने, अब यहाँ तक सबको ठीक है ना? सब अपना अपना लिख लें अब। अपना अपना आप अपने बारे में लिखे, आप क्या हो भाई, कौन सी क्वालिटी आपके अंदर, खुद को तो बंदा जानता ही है। वो पीछे अपनी पूरी लाइफ में देखे कि भी हाँ कौन सी बात के लिए मैं ज्यादा अपने जीवन बिताया मैंने। सर्टेनिटी में मैं सेफ सिक्योर रहना पसंद करता था या कोई नया काम करना चाहता था? तो नया काम करना चाहता था, इट मीन्स आप अनसर्टेनिटी वाले हो। और यदि आपको दूसरों का दुख देख के अपना दुख भूल जाता है तो आप कंट्रीब्यूटर टाइप के हो। और यदि आपको लगता है अभी सबसे पहले मेरी पूछ होनी चाहिए तो आप सिग्निफिकेंट टाइप के हो। और आप चाहते हो भाई मेरे को तो बस प्यार से बात कर लो उतना ही काफी है, तो फिर आप लव एंड कनेक्शन वाले हो। और मेरी तरह उम्र की परवाह करे बिना लर्निंग और अर्निंग के पीछे पड़ने वाले हो तो ग्रोथ माइंडसेट है। ठीक है, आप अपने अपने डिसाइड कर लो कौन सा है। मैम बता मेरा सकते हो? रेडी है। मैं हाँ बोलूं बता मैम? सकते हो, बताओ ना जरा, हाँ थोड़ा पता लगे ना। मेरा ग्रोथ है, सेकंड यस मेरा यस। कंट्रीब्यूशन है, हाँ थर्ड मेरा लव एंड कनेक्शन है, या फोर्थ सिग्निफिकेंट है, फिर अनसर्टेनिटी है, लास्ट में सर्टेनिटी है। ये ये देखो एक नहीं होता, सारे गुण सभी में हैं पर परसेंटेज वाइज हैं। सबसे ज्यादा ग्रोथ माइंडसेट है, सेकंड नंबर पे दूसरा आएगा, तीसरा चौथा, है सारे ही गुण थोड़े थोड़े। पर हाँ जो टॉप पे कौन से हैं वो उस तरह से आप क्रम वाइज लिखो अपने अपने, ये सही। विनीता जी ने बिल्कुल बढ़िया लिखा है। गुड। तो अब हम इस चीज का, और कोई बताए, कंचन आप कौन सा समझते हो अपने आप को? हम्म। मैम पहला लव एंड कनेक्शन, दूसरा है ग्रोथ ओरिएंटेड, हाँ तीसरा है सर्टेनिटी, चौथा है अनसर्टेनिटी, अच्छा, पांचवा है कंट्रीब्यूटर, लास्ट है लास्ट में सिग्निफिकेंट। सर्टेनिटी आया आपका। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए। मैं मेरा सबसे पहला सिक्योरिटी का। सर्टेनिटी वाले, कंफर्ट जोन वाले। हाँ, सिक्योरिटी। अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरे को लगता है अनसर्टेन। फिर सर्टेन और उसके uncertain बाद दोनों में फिर आपके तो वो हो गया भाई, कंट्राडिक्टरी हो गया। सिक्योरिटी और ये ऐसे मतलब अब कभी कभी आप ऐसे काम, नए नए काम भी करते हो हैं? हाँ, नया नया मन मन लगता है कई बार। कभी कभी कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद मुझे ये लगता है, ये सिग्निफिकेंट वाला, ये लव एंड कनेक्शन वाला, तो में ग्रोथ माइंड सेट भी रहता है, बीच वाला नहीं रहता। हाँ वो तो सभी में है, बस वो है कि टॉप पे कौन सा है वो देखना आपने। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम अब चलते हैं। ये देखेंगे कि ये जो पीआईपी इंटरप्रिटेशन है, इसको हम पीआईपी बोलेंगे, प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स का शॉर्ट फॉर्म है पीआईपी। अब आगे जब भी अपन और आगे पढ़ेंगे तो पीआईपी से समझ जाना कि ये वो 6 बड़ी बातें हैं। तो पीआईपी इंटरप्रिटेशन मैच मेकिंग में बड़ा काम आएगा।
जब मैच मेकिंग होता है तो आप समझ जाओगे कि भाई हाँ इनका मैच बन सकता है, इनका नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों की नीड अलग अलग है या एक जैसी है, आप समझ सकते हो। अब देखिए थोड़ा एग्जांपल देते हैं। अगर एक लड़की लव एंड कनेक्शन वाली है, लड़का है ग्रोथ माइंडसेट वाला, तो लड़की क्या चाहेगी कि उसके साथ बैठे घूमे और उससे बैठ करके बात करे, टाइम बिताए। और लड़का चाहेगा कि अपने ग्रोथ पर ध्यान दे। वो चाहते हैं चाहे मैं जॉब पर ध्यान दूं, अपने बिजनेस पर ध्यान दूं, उसकी नीड जैसी है वो काम कर रहा है। वो कहता है कि मैं बच्चों के लिए वो सोचता है बच्चों के लिए इतना काम करूं कि घर ले सकूं, गाड़ी ले सकूं, उनको सारी सुख सुविधाएं दे सकूं और खूब कमाऊं। और वाइफ भी सोचेगी कि बैठ के बात करे। तो उसमें वो शिकायत ही करती रहेगी आपके पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। वहां फिर लड़ाई शुरू, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले का प्यार दिखाने का तरीका अलग है। वो ग्रोथ करके प्यार दिखाना चाहता है, वो परिवार के लिए कुछ बड़ा काम करके प्यार दिखाना चाहता है। और लवन कनेक्शन वाले का प्यार दिखाने का तरीका अलग है। उसका चश्मा अलग है, उसका चश्मा अलग है। तो ये दोनों डिफरेंट पीआईपी वाले जब शादी कर लेंगे तो क्लेश होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल लो। यदि कोई लड़का है सिग्निफिकेंट क्वालिटी का और या सिग्निफिकेंट नीड वाला, और लड़की भी सिग्निफिकेंट है, दोनों को ही इंपॉर्टेंस चाहिए, ऐसे ऐसे हैं दोनों। तो उनका जो मैच बनेगा, लड़का कहेगा मेरी बात सुनो, लड़की कहेगी मेरी बात सुनो, पहले मैं सुनाऊंगी, वो कहेगी पहले मैं। और दोनों में फिर बहुत ज्यादा टकराव हो सकता है। तो जिनकी शादी करनी है उनके ये 4 टेस्ट करवा लेने चाहिए कुंडली से पहले। यदि ये देख लिया जाए उनकी नीड कौन सी है, तो शायद अच्छा मैच बना सकते हैं। एक तो उनकी वैल्यूज क्या क्या है वो टेस्ट करा लेना चाहिए। आइडेंटिटी क्या रखते हैं वो टेस्ट करा लेना चाहिए। बिलीफ सिस्टम, उनके बिलीफ्स क्या है, उनकी नीड क्या है, दोनों की नीड देख लेनी चाहिए। और पर्सनैलिटी का टेस्ट और वीएके का टेस्ट। वीएके में अभी आज बात करेंगे वीएके क्या है। वीएके माने विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, की क्या होती हैं, हम बात करेंगे इस विषय में। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई लड़की है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, कुछ करना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है, और लाइफ में बहुत बड़ा गोल बना के रखा हुआ है, बिजनेस करना है। शादी हो जाती है उसकी किसी ऐसी फैमिली में जो बहुत अमीर फैमिली है, और उसमें सारे सारे लोग सिग्निफिकेंट है। ट्रेडिशनल बहू चाहते थे कि बाहर नहीं जाएगी बहू हमारी। शुरुआत में 6 6 8 महीने तो चलो हार्मोन्स के चक्कर में या नए नए चाव के चक्कर में उनके निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो सेटल होने लगते हैं तब लड़की को आंख खुलती है मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, क्योंकि उसकी नीड पूरी नहीं हो रही है। वो ग्रोथ माइंडसेट की थी, आगे मिल गए सिग्निफिकेंट वाले, अब उन्हीं की सुननी पड़ेगी, उन्हीं की माननी पड़ेगी, उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं चले तो क्लेश करेंगे। वो कहेंगे तुम्हें तो संस्कार ही नहीं है, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है, तुम परिवार के हिसाब से नहीं चल सकती, तुम्हें क्या सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने। उनको ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी। तो वहां फिर उस लड़की को जीना दूभर हो जाएगा वहां पर, क्योंकि सारे सिग्निफिकेंट है। सो पहले उनको पूछो फिर कोई बात करो। तो कॉन्फ्लिक्ट जबरदस्त स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये झगड़ा जो है इतना बढ़ जाता है और दूसरा व्यक्ति इसको समझ भी नहीं पाता है। यहाँ पे अगर ग्रोथ ओरिएंटेड लड़की है तो ये जरूर देखना चाहिए कि आगे परिवार में भी उसकी ग्रोथ की कदर हो। ये तो हुई रिलेशनशिप में इस पीआईपी का क्या रोल है। इसी पीआईपी का बिजनेस में भी बहुत रोल होता है। बिजनेस के दौरान यदि सेल्स पर्सन की जगह पे कोई सिग्निफिकेंट व्यक्ति बिठा दिया जाए, सेल्स वाले काम में सिग्निफिकेंट व्यक्ति को बिठा दिया जाए, तो वो तो दूसरों से ही सोचेगा कि उसी को इंपॉर्टेंस मिले। जबकि सेल्स पर ऐसे व्यक्ति का बैठना जरूरी है जो दूसरों को महत्व दे, तभी तो सेल होगी ज्यादा। तो वहां पे वो कहेगा कोई भी आएगा तो गुस्से से बात करेगा और बोलेगा तमीज से बात करो। और सेल्स जो भी खरीदने आ रहा है कोई भी, तो वो तो कुछ भी कह सकता है, उसको चीज ना पसंद आए तो कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसे पोस्ट के ऊपर सिग्निफिकेंट व्यक्ति को बिठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और किसको बिठाना चाहिए, ग्रोथ वाले को या लव एंड कनेक्शन वाले को। ग्रोथ वाला भी कंपनी की ग्रोथ चाहेगा, बिजनेस की ग्रोथ चाहेगा, तो वो उस पोस्ट पर ठीक काम करेगा। लव एंड कनेक्शन वाला कम से कम प्यार से बात करेगा। तो ये लोग वहां पर अच्छा काम कर सकते हैं। तो जब आपको ये पर्सनैलिटी समझ में आ जाएगी तो इस प्रकार का डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने कंपनी में आप काम को बांट सकेंगे।
तो जो भी पोस्ट आप देना चाहते हो पहले ये देखेंगे कि ये व्यक्ति उस काम में कितना परफेक्टली काम कर सकता है, इसका खुद की आदत क्या है, खुद की नीड्स क्या क्या है, कैसा बिहेवियर है। तो ये सब बातें हम देख पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे को ये जो है वो बाहर जब जाता है तो वहां पे उसको यदि कोई गाली भी दे देगा ना बिजनेस में, हमारा ग्रोथ माइंडसेट का बंदा है, बाहर में काम पे लगा है, उसको सिर्फ ग्रोथ से मतलब है, कोई गाली भी दे देगा तो भी वो परवाह नहीं करेगा, उसको काम चाहिए। तो उस पे उसको भी आगे, उसमें भी आगे बढ़ जाएगा। और सिग्निफिकेंट वाला जो बंदा है उसको खाना खिला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ऑफिस में बुलाओ, उसकी इंपॉर्टेंस दो, उसके कुर्सी पे बिठाओ, फोटो लगाओ, तब जाके उसको अपनी इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो वो वहां पे बिजनेस में उस टाइप से सफलता नहीं दिलवा सकता। अब जो यही पीआईपी इंटरप्रिटेशन जॉब के मामले में भी कर सकते हैं। जो लोग अनसर्टेन होते हैं और बहुत कुछ करने का सोचते हैं, कुछ भी नया करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति जब आईएएस ऑफिसर बनता है, अनसर्टेन की बात कर रही हूँ, जो अनसर्टेन है, जो एडवेंचरस है, नयापन है जिनके अंदर, अगर वो आईएएस अफसर बनता है तो वो व्यक्ति सोचेगा कि मैं बहुत नए नए मौके मिलेंगे, मेरी तो लाइफ वहां पे सेट हो जाएगी। और अगर सिग्निफिकेंट व्यक्ति आईएएस बन जाता है तो वो तो हर एक बात में अपनी सिग्निफिकेंस दिखाएगा, अपने आप की इंपॉर्टेंस के लिए काम करेगा, दिखावे के लिए काम करेगा। हर जगह फोटो खिंचवाना और ये सब प्रचार प्रसार करना, उसमें ज्यादा लगेगा, वो काम पे कम ध्यान देगा। और यदि ऐसी पोस्ट पर कोई लवन कनेक्शन वाला हो जाएगा तो वो सोचेगा अरे कितनी प्रॉब्लम है दुनिया में, मैं कितनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता हूँ, मेरे पास ये पावर है। तो वो उस चीज को प्यार से हैंडल करके लोगों की मुसीबतें दूर करने में लगेगा। और ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा आईएएस बन गया तो वो सोचेगा मौका मिल गया, 7 पीढ़ी तक का मैं कमा भी सकता हूँ। अगर सही तरीके से कमा लेगा तो ठीक है, नहीं वो गलत तरीका भी अपना सकता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है। तो इस तरह जॉब में भी इन चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है, कौन कैसे काम कर रहा है, ये आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा। अब जो है पीआईपी इंटरप्रिटेशन, अगर कोई अपने पीआईपी मॉडल को समझ जाते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। शादी करना है, पार्टनर ढूंढना है, तो अपने पार्टनर के हिसाब से वो एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को चेंज कर सकते हैं। यदि दोनों समझदार हैं तो वो समझ जाएंगे भी उसका पति का ये ग्रोथ माइंडसेट है। और लड़की को यदि समझ में आ जाए कि ये ग्रोथ माइंडसेट का बंदा है, इसका लव दिखाने का तरीका ही है, तो वो बात का बुरा मानना छोड़ देगी। यदि उसके पति को ये पता चल जाता है ये तो इसका नेचर लव एंड कनेक्शन वाला है, तो वो उसकी थोड़ी बहुत प्रेज करता रहेगा, उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेगा, तो उसकी नीड भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से अपनी नीड के साथ वो अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन वाला बंदा, उसके वो देखो वहां पे क्या ये नीड की बातें कैसे काम आती हैं। जैसे मान लो आपने देखा हुआ है, बाबा रामदेव के बारे में आप जानते हो, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था। आस्था चैनल, फ्री में ट्रीटमेंट करना, फ्री में लोगों को गाइडेंस देना, योगा कराना, कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट करते हुए शुरू किया था ना, लोगों की सेवा के लिए शुरू किया था ना उन्होंने। उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा भारत बीमारी से नहीं मरना चाहिए। योग सिखाया, प्राणायाम सिखाया, आयुर्वेद को प्रचार प्रसार किया, स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया। और उन्होंने बहुत इसमें मेहनत की, दिन रात, सुबह 3 बजे उठ करके खुद योगा करना, औरों को कराना, कई कई घंटे इस काम में लगे रहना। उसका परिणाम क्या हुआ, देखो ये कंट्रीब्यूशन था। शुरू में उनको ये नहीं पता था कि तेरा ये पतंजलि का फेज 1 फेज 2 योग ग्राम और ये वेलनेस सेंटर, पूरे संसार में योगा डे मनाया जाना, इतना कुछ उपलब्धियां हो जाएंगी, इतना उनको स्टार्टिंग में नहीं पता था। वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन करने आए थे। कंट्रीब्यूशन का महत्व तो इसमें आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से उनका ग्रोथ हुआ। ये देखिए आप, ये आपके सामने है। 2003 में वो आस्था चैनल पे आने लगे थे और आज अब 2024 है, 20 साल के अंदर उन्होंने विदेशी कंपनियों को मात दे दी। एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिए, आचार्य कुलम, गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, कितना ज्यादा काम फैला दिया कि आज बाबा रामदेव एक विश्व में टॉप के योगा और टॉप के उनको क्या बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। ये है एक 20 साल के अंदर। और हम अपनी लाइफ पे नजर डालें, हमने 20 साल में क्या किया, क्या हम उतना ग्रोथ कर पाए। तो ये कंट्रीब्यूटर का
कमाल है कि कंट्रीब्यूशन देता देता भी कितना कर सकता है, पर प्योरिटी होनी चाहिए। हृदय के अंदर प्योरिटी के साथ पूरे 100% अपनी ताकत के साथ जब काम करते हैं तो वो पे करती है, वो हमारे जीवन को कहीं भी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। और ये जो है जो रतन टाटा जी, हमारे टाटा कंपनी के जो मालिक, उन्होंने वो कितना कंट्रीब्यूट करते थे, और उतना ही उनके जो उद्योग धंधे थे या जो भी कारोबार था वो बढ़ता रहता था। सबसे ज्यादा दानी रतन टाटा के बारे में बात करी जाती है। तो ये कंट्रीब्यूट करने वाले भी बहुत ग्रोथ करते हैं। तो ये सब भी हमें इस नीड को देखो। ये कहते हैं जब लोग कैलकुलेशन में जब आ जाते हैं तब ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाती है कैलकुलेशन में, क्योंकि फिर हम क्या कहते हैं, हम ज्यादा लेने की इच्छा ज्यादा रखने लग जाते हैं, और जितना हम देते हैं, जितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं, उतना ही हमें मल्टीप्लाई होके मिलता रहता है। तो अभी मैं आपको 5 मिनट अब दे रही हूँ। 5 मिनट में आप अपने नीड्स को आपने अभी लिखा है, और अच्छे से इसको लिखो, समझो, एक सभी पॉइंट अपने याद रखो। फिर लाइफ में जो भी चेंजिंग पॉइंट है उसको याद कीजिए, आपका डिसीजन मेकिंग किस तरह से हुआ वो याद कीजिए। तो लिखो सभी अभी, और ये उस सीरियल में लिखना है सभी ने, 6 के 6 लिखो, और 6 के 6 को सीरियल में लिखो। और सभी इसमें चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और अभी आप अपने परिवार में भी देखो किसका क्या नीड है, और वो उसकी जो क्वालिटीज है उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि इस तरह का है। जैसे लव एंड कनेक्शन है, वो फैमिली के साथ पसंद करेंगे रहना, उनमें होम सिकनेस बहुत ज्यादा होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला कौन मिलेगा आपको, ये पहचान करने के लिए आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड जो पर्सन है बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा, और बहुत ज्यादा उसके अंदर लगन लगी होगी। एक लेवल को अचीव नहीं करता तब तक वो आराम नहीं करता है। और अगर सिग्निफिकेंट वाला है तो वो अ, उसके अंदर जो है ग्रोथ करने की ज्यादा नहीं होती है, अपनी महत्वाकांक्षा ज्यादा रहती है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। वो इस तरह से पागलों की तरह किसी काम के पीछे नहीं पड़ता, वो तो औरों को पागल करके रखता है कि भाई मेरी सुनो तुम सारे। तो ये ऐसे व्यक्ति आपने जरूर अपने आसपास में जरूर देखे होंगे। अब अभी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, शाहरुख खान अगर सिग्निफिकेंट एंड ग्रोथ के चक्कर में चल रहा है तो वो ले जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारी चीजें बना सकता है। यानी हमें अपनी नीड के हिसाब से अपने बिहेवियर को भी देखना होता है। तो कोई बड़े पद पे है तो उनकी दोनों चीज चल सकती है, सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और ग्रोथ भी कर सकता है। इनिशियल स्टेज में यदि शाहरुख खान सिग्निफिकेंट को लेकर चलता तो शायद ग्रोथ ना कर पाता। उनको वो चीज भी देखनी पड़ेगी कि कौन सा माइंडसेट लेकर के हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसे अब कोच है, कोचिंग फील्ड है हमारा, तो कोच को सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए। एक टीचर को, एक मेंटर को सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट 6th नंबर पे आ सकता है। वो अपनी इंपॉर्टेंस वाली बात सबसे लास्ट में रखे, क्योंकि जब आप सिग्निफिकेंट होते हो तो कंपैशनेट नहीं हो सकते, किसी के प्रति दयालु नहीं हो सकते। अगर आप यहाँ पर जैसे अब कोई भी कुछ भी बोल दे यहाँ पे, जैसे आप, मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, कोचिंग कर रही हूँ, और कोई कुछ कह दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उसकी सोच है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यदि हमें कोचिंग करना है तो हमें इस बात का भी अपने नीड्स को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब घर में जो बड़े लोग हैं वो क्या कहते हैं, पढ़ाई करो लाइफ सेट हो जाएगी। और कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है, जॉब लग जाती है, शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, और उसके बाद फिर वो लड़का ऐसे करते करते 40 के पार हो जाता है, और उसकी लाइफ में कोई
कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, वहां पे वो फंस जाता है। क्या करें? सोशल हिप्नोसिस ये हमारा ये काम करता रहता है। हमारे अंदर बचपन से हम बहुत सारी बातें ऐसी सुनते रहते हैं, उनको सुनकर के अपने लाइफ को सेट करते रहते हैं। अब जैसे कई बच्चों को माँ बाप ही कहते हैं, भाई तू तो मेरा बहुत समझदार बच्चा है, तूने ही सब कुछ करना है, तू सबसे बड़ा है। तो वो जो बड़ा होता है वो कह भी नहीं पाता है कुछ भी, लेकिन वो अपने लाइफ में वहीं रुक जाता है फिर, क्योंकि वो समझता है कि मैं तभी अच्छा माना जाऊंगा जब जब मैं इस प्रकार की केयरिंग वाले काम करूंगा। तो वो दूसरी अपनी नीड को छोड़ देता है। तो इस तरह से और कई चीजें, जैसे मान लो बोले जाते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये जो शब्द पहले बोले जाते थे, सारे बच्चे सोचते थे कि हाँ पढ़ने लिखने से ही नवाब बनेंगे, खेलने कूदने से नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जो हमारे माइंड के अंदर ऐसी बैठी होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम चलते रहते हैं। ये सोशल हिप्नोसिस है, हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो आपने अपनी पीआईपी को निकाला होगा जरूर। तो अब अपनी पीआईपी को अलाइन करना है गोल के साथ। अब आपने ये देखना है, क्या आपकी पीआईपी आपके गोल के साथ सिंक्रोनाइज है क्या? आपके रिलेशनशिप के साथ सिंक्रोनाइज है क्या? इस पीआईपी के साथ आपका रिलेशन कैसा होगा? आपका गोल आप कैसे अचीव कर पाएंगे, वो आपने अभी देखना है। अभी साथ के साथ आप ये भी देखो। अगर सीक्वेंस देखोगे, सीक्वेंस में गड़बड़ है तो चेंज करो। आपने क्या गोल बना रखा है, यदि आपका जो पीआईपी है उसके अकॉर्डिंग वो गोल प्राप्त नहीं कर पा सकते हो, तो आपको अपना सीक्वेंस बदलना पड़ेगा। आपको वो क्वालिटी लानी पड़ेगी जो आपके गोल को पूरा करवा सके। अगर आप सिग्निफिकेंट टाइप के लोग हैं तो किसी से बात नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप अपना पीआईपी समझ जाएंगे, अलाइन कर देंगे, तो रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएंगे। फैमिली में कोई रिलेशनशिप का इशू है तो वो लव एंड कनेक्शन से ठीक होगा। आपको उस वक्त पे टॉप पे लव एंड कनेक्शन को लाना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली के रिश्ते उसी से ठीक होते हैं। फैमिली में और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है और आप ग्रोथ के लिए भाग रहे हो, तो प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। करंट सिचुएशन में जो नीड है उसे समझना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं करना। उसको करंट में जो नीड है वो लिखना। अपनी लिख सकते हो आप, अपनी अपनी ये सब ना अपने ऊपर प्रैक्टिकल करते रहो। आप अपनी नीड लिखो, क्या है इस वक्त, इस वक्त आपके परिवार में या आपके जीवन में कौन सी नीड आई हुई है, और वो कौन सी प्रकार की पीआईपी से आप ठीक कर सकते हो, उसको टॉप पे ले आओ इस वक्त। तो अगर हम अपने लाइफ की ग्राफ को इस प्रकार से चेंज कर लेते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में भी हमें लाभ हो सकता है, और हम अपनी समस्याओं को भी खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो कैसे अलाइन करना है वो जानना चाहेंगे? कैसे अलाइन करना है? एक फार्मूला है जिसके बेस पे आप अलाइन कर सकते हो। हम लोग ग्रोथ ओरिएंटेड भी हैं, कंट्रीब्यूशन भी सभी के पास है, लेकिन सीक्वेंस प्ले ए मेजर रोल। सब कुछ है हमारे पास, सारे सारे पीआईपी के थोड़े 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 पॉइंट हम सबके अंदर हैं, लेकिन सीक्वेंस मेन थिंग है। जब भी कोई डिसीजन लोगे, अलाइन करने के लिए पहला क्वेश्चन पूछोगे कि मेरी करंट सिचुएशन क्या है। बस ये देख लो, करंट सिचुएशन क्या है, उसकी डिमांड क्या है। कोई पर्सन ऐसा है करंट सिचुएशन में फैमिली में प्रॉब्लम है, तो और कोई रिलेशन उसका टॉक्सिक हो गया है, तो ग्रोथ को लेकर के कोई प्रोजेक्ट लेगा कि मुझे ग्रोथ करना है, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट सिचुएशन यही चाहती है कि पहले फैमिली को ठीक करो। जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, अंदर में होम सिकनेस, मतलब लव एंड कनेक्शन टाइप का कोई पर्सन है। क्या हुआ? इनका हम्म मैंने म्यूट कर दिया है। अभी भी है किसी का अनम्यूट? हम्म चलिए, तो हम आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको देख करके हमें अपनी पीआईपी को अलाइन करना है।
तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? सब समझ में आ रहा है कि पीआईपी को अलाइन कैसे करें? नीड, हम अपनी रिक्वायरमेंट को देख करके, उस वक्त क्या सिचुएशन क्या है उसको देख करके अलाइन करना है। ठीक है। तो अभी हम एक और, ये टॉपिक क्लियर है तो दूसरे पे चलें अब हम। नया टॉपिक एक है टाइमलाइन थेरेपी। टाइमलाइन थेरेपी है, ये भी बड़ा समझना जरूरी है, बहुत जरूरी समझना है इसका भी, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी टाइमलाइन थेरेपी के ही आसपास हैं सारी की सारी। वो भी हम बात करते हैं अभी। टाइमलाइन थेरेपी कैसे काम करती है आपकी लाइफ में? जब से आप पैदा हुए हो अभी तक पास्ट है। तीन तीन समय हमारे पास, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन बातें हैं। तो जब अब तक का समय सारा पास्ट है, और इस ये पल हमारा प्रेजेंट है, उससे आगे फ्यूचर है। ये तीन चीज है लाइफ में, और है ही नहीं समय की बात करें तो या तो हम पास्ट में फंसे हुए हैं, या प्रेजेंट में, या फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं आगे क्या होगा। तो ये चीजें हैं, और कुछ है नहीं। अगर हम थोड़ा सा टाइमलाइन थेरेपी को समझ लेंगे तो लाइफ और बेटर हो सकती है। हो सकता है पास्ट बहुत बेकार हो और प्रेजेंट में भी बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन फ्यूचर तो आपके कंट्रोल में है। फ्यूचर तो किसी और के कंट्रोल में नहीं है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपका जो प्रेजेंट है वो है प्रीसेंट। आप प्रेजेंट को पार्ट करके देखो, प्रीसेंट। प्रेजेंट किससे बना? प्रीसेंट। आपने पहले कुछ भेजा था, पहले कुछ किया था, उसी से प्रेजेंट बना है। तो मेरा जो कर्म है पास्ट का, वो मेरा प्रेजेंट में फल दे रहा है। मैंने अगर कभी जंक फूड खाया, मैंने कोई ओवर ईटिंग की, मैंने लापरवाही की, तो मैं हैवी वेट हो गई। मेरा अपना ही कसूर है ना, किसी और का नहीं है। मैंने पहले कुछ ऐसी गलती की है तो मेरा वेट बढ़ गया। मनी को लेकर के मैंने मैनेजमेंट ठीक नहीं किया, तो आज मनी की प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ रही है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है फ्यूचर, क्योंकि वो आपके हाथ में है, कोई छीन नहीं सकता। तो बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जो बड़े उदास रहते हैं, ट्रोमेटिक कंडीशन में रहते हैं, और उनके अंदर एक बड़ा नेगेटिव थॉट आता रहता है, सुसाइडल थॉट भी आते रहते हैं कईयों के अंदर, कि भाई क्या करें। क्यों क्यों आते हैं ये सुसाइडल थॉट? आने का जो रीजन है, ये दो रीजन है। एक तो सुसाइड, एक दो बातें होती हैं, या तो बंदे के अंदर सुसाइडल थॉट आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है, जोश है उसके अंदर बहुत ज्यादा। तो ऐसे लोग आपने जरूर देखे होंगे, दोनों प्रकार के। सुसाइडल जब बंदा होता है तो क्यों होता है? कोई बता सकता है क्यों सुसाइडल थॉट आता है उसके मन में? चैट बॉक्स में मुझे बताएं क्यों आता है सुसाइडल थॉट। अनम्यूट अनम्यूट कर तो नहीं कर पा रहे होंगे, मैंने ऐसा कर दिया था। हम्म कंचन कहती है जो वो सोचता है वो कर नहीं पाता, इसलिए आता है। एक कारण। दूसरा? सुसाइडल थॉट आपके पास्ट से रिलेटेड नहीं है। सुसाइडल करने की जब सोचता है तब उसको फ्यूचर डार्क नजर आने लग जाता है। पास्ट तो बीत गया, पास्ट में जो हो गया उसको तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, भगवान भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब फ्यूचर डार्क लगने लग जाए, तब उसका फ्यूचर अंधकार में लगता है उसको, तब उसका न्यूरॉन्स उसे बोलता है कि हमारा जो सेल है, जो बॉडी है, वो लाइफ के लिए, डेथ के लिए, दोनों के लिए प्रोग्राम्ड होती है। हमारी बॉडी में लाइफ भी है, डेथ भी है, दोनों है। तो फिर वो क्या कहता है कि उसका न्यूरॉन्स हमारे अंदर जो है, फिर वो सोचता है फ्यूचर डार्क है तो मैं यहाँ से एग्जिट मोड ऑन कर लेता है। वो सोचता है कि अब सुसाइड कर लो, क्या फायदा जीने का। न्यूरॉन्स बोलते हैं चलो एग्जिट करते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली एग्जिट कर जाते हैं, अपने आप को कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरह से खत्म कर लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली तो नहीं करते, लेकिन मेंटल लेवल पे बहुत डिप्रेशन में या निराशावादी स्टेट में चले जाते हैं। वो कैसे बात करेगा, उसकी बात करने का तरीका ही बदल जाता है। वो क्या करेगा? अरे क्या रखा है दुनिया में, बस कट रही है।
क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, सब मोह माया है। यानी दुनिया से उसका लगाव ही खत्म हो जाता है। दुनिया में कहीं उसको आशा की किरण नजर नहीं आती है। जब वो इस टाइप की बात करें तो समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर एग्जिट मोड ऑन हो गया है। वो दुनिया से अब विरक्त होकर के दुनिया से जाना चाहने लगा है। अब कई बार ऐसे आ जाते हैं कि भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, भी मन करता है कि सुसाइड ही कर लूं। एक आध जैसे काउंसलिंग में कोई आ जाता है तो उसको समझना पड़ता है भी ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ के अंदर। तो कहीं ना कहीं उसमें निराशा आ गई है, तो निराशा से उसका एग्जिट मोड ऑन हुआ है। उस केस में उसकी एनर्जी ने उसका डिफरेंट रूप ले लिया है। तो जब वो डायरेक्टली नहीं सुसाइड करता है तो उसके शरीर में वो जो थॉट चल रहे हैं ना नेगेटिव वाले, वो क्या करते हैं, उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी पैदा करेंगे। क्योंकि एग्जिट मोड ऑन कर लिया तो कौन सा तरीका अपनाएंगे एग्जिट होने का? या तो कोई बीमारी बड़ी आ जाएगी, फैटल डिजीज आ जाएगी, कोई ना कोई कैंसर आ सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज आ सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। आप देखिए ज्यादा प्रेशर हम डालते हैं अपनी बुद्धि पर, अपने हार्ट पर, तो हार्ट अटैक हो सकता है। कोई प्रॉब्लम, बीपी शुगर बढ़ जाता है कई बार, उससे भी बहुत दिक्कत आती है। फिजिकल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो लाइलाज हो जाती है। ये रीजन है कि हमारे अंदर बीमारियां बन जाती हैं। कब? जब फ्यूचर डार्क दिखना शुरू हो जाए, कोई आशा की किरण नजर ना आए, तो ये उस वक्त में। और दूसरा, इसी के विपरीत क्या है? एंथुजियाज्म है, जोश है जीवन के प्रति, एक उत्साह है। अगर आप एक ऐसे पर्सन को जो एग्जिट मोड ऑन कर लिया, जो सुसाइडल थॉट लेके आ रहा है, यदि उसको आप उम्मीद दिखा दो, उसको हैप्पीनेस के जगह पे ले जाओ, एंथुजियाज्म से भर दो, तो उसकी बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। जब वो खुद पॉजिटिव हो जाता है तो वो हील हो जाता है। उसके अंदर किसी तरह से विल पावर लाने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो हील हो जाएगा। तो ऐसे में आपने कई ऐसी बातें सुनी होंगी, देखी होंगी, जिनका थर्ड लेवल का कैंसर था वो भी ठीक हुआ है। तो उसके अंदर क्योंकि पॉजिटिव थॉट आ गया और जीने की तमन्ना जाग गई, तो ठीक हो गया। तो बॉडी माइंड जो है वो एक जैसा रोल करते हैं। बॉडी में यदि एनर्जी है तो माइंड कभी भी उदास नहीं हो सकता। अगर माइंड में यदि थॉट उदासी के चल रहे हैं तो बॉडी भी वैसे ही उदास हो जाती है। तो बॉडी माइंड आर वन, ये दोनों का तालमेल है बड़ा जबरदस्त। और ये हमारे एनएलपी के अंदर एक पूरा चैप्टर है 2 घंटे का, कि बॉडी माइंड आर वन, किस तरह से बॉडी और माइंड एक सिंक्रोनाइज में काम करते हैं। जिन लोगों के अंदर जितना एंथुजियाज्म होगा, जितना हैप्पीनेस होगा, उतना ही क्यूरियोसिटी से काम करेगा, उसकी जीवन फुलफिलनेस से भरा रहेगा। और अब कितने लोगों को ये क्लैरिटी आ रही है कि हाँ, ये लाइफ में ये चीजें भी हमें समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, अपने पीआईपी और अपने ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कैसे हमें मैनेज करना है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते भी काफी टाइम हो गया है। एक कि किस तरह से सिर्फ सोचने मात्र से कितने परिवर्तन आ सकते हैं, एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल करते हैं। एक अभी आप क्या करें, सीधा बैठे, चलो पेन पेपर छोड़ दीजिए। अब ना थोड़ा सा करते हैं, ठीक है? पेन पेपर छोड़ दीजिए और सीधे बैठिए, आंखें बंद। गहरे लंबे सांस लें, थोड़े से सांस भरें और छोड़ें। श्वास तो चलते ही रहते हैं, पर कुछ श्वासों पर ध्यान दें। श्वास गहरे लें और छोड़ें। और अब आप अपने मन बुद्धि को लेके जाएं अपने आप के ऊपर, कि आप चल के जा रहे हो। अपने आप को विजुअलाइज करें कि आप चल के जा रहे हो और अपने घर में, रसोई घर में जा रहे हो और फ्रिज के पास पहुंच गए हो। फ्रिज के पास खड़े होकर आप फ्रिज खोलो और फ्रिज में एक बहुत सुंदर पीले रंग का जूसी लेमन रखा हुआ है। उठाओ अपने हाथ से और उसको लो हाथ में, और एक हाथ में चाकू लेके उसको थोड़ा कट करो, 2 पीस कर लो। आंखें बंद रखेंगे, लेमन को एक हाथ में पकड़ो, अपना मुंह खोलो
जीभ बाहर करो और लेमन को स्क्वीज करके जीभ पे डालो, ड्रॉप। अब देखो कि मुंह में सलाइवा आया। अब आंखें खोलो, आंखें खोलो, और जरा बताओ मुझे अनम्यूट करके कि क्या ये फील हुआ कि भाई सलाइवा आया, खट्टापन फील हुआ किसी को? बताओ जरा। अनम्यूट कर पा रहे हो ना? नहीं अनम्यूट कर पा रहे? मैंने अभी किया तो था। कौन सा चीज रह गई फिर? अलाउ पढ़, हाँ नहीं है नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है, अब कर सकते हो। हाँ मैम, अनम्यूट हो ही नहीं रहा था, बहुत अच्छा देर से हाँ ठीक है, वो ना मैं आवाज आने लगी थी, मैंने फिर बंद कर दिया था। ठीक मैम है। पूरा ऐसा लग रहा था जैसे नींबू डल गए उसके साथ। अब देखो, अभी हमने सिर्फ विजुअलाइज किया है, एक मिनट भी नहीं लगी होगी, और उसी में हमारे अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हुआ, ये जो भी चीज हुई है, कैसे आया? ब्रेन को रियलिटी का और झूठ का पता ही नहीं है, इसका मतलब कि रियल में है कि झूठ है, ये कुछ नहीं पता। तो आप लेमन को जब हमने स्क्वीज किया तो लेमन ने क्या किया? इलेक्ट्रिक इम्पल्स किया, क्रिएटेड केमिकल बना दिया, सलाइवा बना दिया। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में रियल में क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, विजुअलाइजेशन से हम उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उस इमोशन को क्रिएट कर सकते हैं। पर इसका एक बार ट्रेनिंग होनी जरूरी है, और ये सब हमारा ये हो जाता है, गिव एंड टेक का प्रोसेस है ये। जब तक हम कोई चीज देंगे तभी बाहर निकलेगी। तो जो चीज हमने नींबू दिया तो सलाइवा निकला। तो ये सब हमारे, इसी तरह से हमारे जीवन में भी यही है कि हम कुछ फ्यूचर को लेके आज एक चीज हम और करेंगे, पास्ट को थोड़ा लेकर काम करते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट है लिम्बिक सिस्टम। वो क्या करता है, जितना भी सिग्निफिकेंट इवेंट होता है उसकी फोटो खींच लेता है। कि जैसे कि आप अभी यहीं पर हो, सोचो कि कोई पर्सन 80 की स्पीड पर बाइक चला रहा है, थोड़ी बारिश हुई। अब हमारा लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, हमारे अंदर जो ब्रेन है वो क्या करता है? ब्रेन के अंदर एक ऐसा पार्ट भी होता है जो उस चीज को भान भी कर लेता है, भी क्या यहाँ पे कोई खतरा है, क्या है इस चीज को भी। तो मान लीजिए कोई पर्सन है 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और बहुत तेज बारिश हुई, और उसका बाइक फिसल गई, उसके पैर में चोट लग गई। तो सिग्निफिकेंट इवेंट हुई, ये फोटो खींच गई, माइंड ब्रेन ने वो फोटो खींच ली। ब्रेन के अंदर एक अमिगडाला नाम का एक पार्ट है छोटा सा, उसमें उसकी फोटो खींच गई। नेक्स्ट टाइम जब भी आप 80 की स्पीड पे गाड़ी चलाओगे, बारिश होगी, दोनों चीजें जब मिल जाएंगी, तो फिर माइंड कहेगा रुको, पिछली बार टांग टूटी थी ना। तो ये वहीं पे हमारी याद दिला देगा। तो ब्रेन को, ब्रेन भूलता नहीं है, ब्रेन का इस तरह का काम है। इसी तरह आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप थी और वो बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ रीजन से कोई भी रीजन ऐसा हुआ, सिग्निफिकेंट इवेंट ऐसी हुई कि वो बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस हो गया। कोई चीटिंग कर दिया एक ने, लड़की ने या लड़के ने, तो लिम्बिक सिस्टम में फोटो खींच गया कि मैंने इसके साथ ये किया, इसने मेरे साथ चीटिंग किया। ऐसा प्रोसेस यदि 2-3 बार हो जाता है तो ह्यूमन ब्रेन क्या करेगा, ऑप्टिमाइज कर देगा, एक ऐसा बिलीव बना देगा कि सारे लड़कियां सोचेंगी सारे लड़के खराब हैं, और लड़के सोचेंगे सारी लड़कियां खराब हैं। तो इस तरह से ये भी एक धारणा बन जाती है। तो अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो बिजनेस में किसी के साथ, और किसी ने धोखा दे दिया, तो उस बिजनेसमैन का ये एक सिद्धांत बन जाएगा, दिमाग में बिलीफ बन जाएगा कि पार्टनरशिप खराब है, और मेमोरी बन जाती है इसके लिए। तो हमारी जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसके हिसाब से मेमोरी बनी हुई होती है। ऐसे ही लाइफ में कोई भी चीज अच्छी या बुरी होती है तो मेमोरी बनती है। तो हमारे पास्ट लाइफ में बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं, रिलेशनशिप भी बुरे हो सकते हैं, करियर में भी धोखा मिला हो सकता है, कोई पैसा लेके भाग गया होता है। तो हमारे ब्रेन में तो फोटो खींची हुई है उस चीज की। पार्टनरशिप करने जाओगे, धोखा याद आ जाएगा, कहीं लास्ट टाइम में यदि धोखा मिला होगा तो इस तरह से जो पास्ट की जो भी सिग्निफिकेंट मेमोरी है वो हमें आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं देती हैं। तो फिर क्या करें? ये तो सबकी लाइफ में है, पर हमें तो आगे बढ़ना है, पीछे तो जाना नहीं है, पास्ट तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। तो करें क्या?
तो करे क्या, वो वाली पार्ट जानना चाहेंगे, करना क्या है फिर हमें। सभी तैयार हैं, हैंड रेज करेंगे। हाँ, यस मैम। तो करना क्या है, पहली चीज है एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट इट, डिटैच फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से डिटैच होना हमें। पास्ट से डिटैच कैसे होंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे, पहला काम एक्सेप्ट करें। क्या करना, एक्सेप्ट कर लें। अपनी लाइफ में जो होना था वो हो गया, यू हैव टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट स्वीकार करना, मतलब एक्सेप्ट दिल से स्वीकार करना है, केवल बोलने के लिए नहीं करना। इस इवेंट को लाइफ में इंक्लूड कर लें कि हाँ मेरी लाइफ में घटित हुई है और मैं, होगी तो हो गई, एक्सेप्ट कर लो बस। मेरा लॉस हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, एक्सेप्ट कर लो। दूसरा एक्शन, दूसरा क्या करेंगे, एक्सेप्ट करें और एक्शन लें बस। ये नहीं कि उसका रोना रोकते रहेंगे, एक्सेप्ट करें और एक्शन लें। सेकंड थिंग है एक्शन लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर भी लो कि अब क्या, तो एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या, अब क्या करेंगे हम। तो सभी बोलो मेरे साथ, अब क्या। कर लिया एक्सेप्ट, अब क्या, अब क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आस्क दिस क्वेश्चन कि अब क्या। क्योंकि हमारा माइंड में सर्च इंजन, हमारा माइंड ही, सबकॉन्शियस माइंड में ही सारी सॉल्यूशन भी हैं। अपने आप से पूछेंगे अब क्या, तो हजारों आंसर मिलेंगे, खुद से आएंगे आंसर। आपके अंदर एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे होंगे, आपको ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे, आपको कोई ऐसी बुक मिल जाएगी, कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा, जो कोई ऐसा थॉट आ जाएगा जिससे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप अपने आप से पूछो। कोई भी आप अभी भी रिसेंट, अभी भी ये घटना, ये बात कर सकते हो आप। कोई भी बात याद करो, हाँ ऐसी बुरी घटना हुई थी, फिर जोर से बोलेंगे अब क्या। कर लिया एक्सेप्ट, अब क्या करूं आगे। तो अगर आप आगे बढ़ने का वास्तव में सोचने लगते हो, तो आइडियाज की कोई कमी नहीं है, चांसेस की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। कोई नहीं कोई कोइंसिडेंस ऐसा हो जाएगा आपके जीवन में कि वो समस्या को आप बहुत चुटकियों में सुलटा लेंगे। यू नीड समथिंग रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग योर पर्सनल ग्रोथ। अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको चाहिए कुछ आंसर, चाहिए आपको। यू नीड सम आंसर टू योर लाइफ। तो आपको जो जो भी इश्यू हैं जो रिजोल्व नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हैं, तो आज यहाँ बैठे हैं, आप उसको अभी ढूंढें, अभी उसको दूर करें। ये विद्या, ये जो सब्जेक्ट है, ये है ही ऐसा कि साथ के साथ अपनी प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करें। चलिए, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस पर एक्शन लेने के लिए भी सोचना शुरू कर दिया। फिर एक बात होती है, तीसरी बात और आएगी, रेंटिंग आउट। हम उसको बाहर निकालें, अंदर घुट घुट के शरीर को रुग्ण ना करें, उसको बाहर निकालें। ये, अब दिल की कोई चीज है उसको बाहर निकालना, उसका पहला तरीका क्या है, मान लो बहुत बुरा हुआ है किसी के साथ, तो क्या, क्योंकि तभी हम दुखी है ना, कुछ बुरा हुआ है ना पास्ट में, कोई ऐसी घटना हुई है ना जिससे हम दुखी हो गए। तो उसका सबसे पहला तरीका है रोना, फूट फूट कर रोना। कुछ लोग सोचते हैं कि रोना अच्छा नहीं है, लड़कों को तो रोना ही नहीं चाहिए, मर्द को तो दर्द ही नहीं होता। ऐसे ऐसे कह के लड़कों को फिर हम रोक देते हैं रोने से, वो बेचारे दबा लेते हैं भावनाओं को। वो उससे क्या होता है, हार्ट अटैक ज्यादातर फिर उन्हीं को हो जाते हैं। भी तुम तो लड़के हो, तुम तो रो नहीं सकते। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को कि लड़कों को वहां भी ये कह के चुप करा देते हैं, लड़का, अरे तू लड़का हो गया, रो रहा है लड़की की तरह से। तो इस तरह से हो जाता है, तो गलत कंडीशनिंग हो जाती है। जबकि भावनाएं तो सबके अंदर हैं। उस लड़के का तो बेचारे का बैंड ही बज जाता है फिर ये सोच करके कि वो तो ना तो बोल पाता, घुटता रहता है, घुटता रहता है। सुसाइडल रेट उन्हीं का बढ़ता है फिर ज्यादा, घुटते रहते हैं, कह नहीं पाते हैं, अभी चलो भाई खत्म। हार्ट अटैक भी उन्हीं में ज्यादा होता है, आपने देखा होगा। फीमेल जो है बायोलॉजिकली स्ट्रोंग है, स्ट्रेस को मेंटेन कर लेती हैं, क्योंकि वो वेंट आउट कर देती है थोड़ा बहुत, अपने आसपास एक आधे फ्रेंड को बता देती हैं, क्योंकि वो नहीं इतना स्टोर कर सकती हैं। रो भी लेती हैं, बहुत जोर जोर से भी रो लेती हैं, उनका रोना भी बड़ी जल्दी आ जाता है। तो इस तरह से ये तीसरा इसका उपाय है रेंट आउट कर देना, उस चीज को निकाल देना अपने अंदर से। अंदर रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। कोई भी चीज भावना अंदर घोट के रखोगे तो बहुत बुरी बुरी तरीके से निकलेगी, बीमारी के रूप में निकल सकती है, या फिर किसी नेगेटिव स्टेप को उठ सकता है। चौथा है पैटर्न ब्रेकिंग, पैटर्न को ब्रेक करना। जो चल रहा है उस पैटर्न को हमें ब्रेक करना है। कैसे, आपकी फिजियोलॉजी को चेंज करना है। पैटर्न ब्रेक कैसे होगा, आपको बहुत पास में बहुत उदास उदास का माहौल चल रहा है, तो आपको पैटर्न ब्रेक करना है, तभी आप उससे उबर सकते हो।
तो पैटर्न ब्रेक में क्या है, आपको कोई फिजियोलॉजी चेंज करने के लिए कुछ करना है, डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बंद कमरा करके डांस कर सकते हैं, योगा क्लास ज्वाइन करें, या जिम करें, या कोई न कोई ऐसा एक्टिविटी करें जिससे कि आप उस चीज से निकल सकें। आपको चुप नहीं बैठना है, खाली नहीं बैठना है, उसको लेके नहीं बैठना है, घुटना नहीं है। आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, फिजियोलॉजी चेंज करनी है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी चेंज करनी है। अगर अब देखो, और भी कई बार बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तो और बड़े स्टेप भी लेने पड़ सकते हैं, पैटर्न को चेंज करना पड़ सकता है। अगर घर में आते ही नेगेटिविटी आ रही है, घर में आते ही डिप्रेशन आ रहा है, तो घर चेंज कर दो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिन्होंने घर क्या शहर चेंज किया और बहुत ज्यादा बदलाव आया जीवन के अंदर। तो कुछ भी करके पास्ट को खत्म करने के लिए आप क्या स्टेप उठाना है, वो आपके हिसाब से आपको सोच के उठाना है। आप, कई बार क्या होता है, उस शहर में ऐसी बातें हो जाती है कि नहीं हम रह पाते, तो चेंज करो शहर। अपने आप को रिफ्रेश करना है बस। कहीं चोट लग जाए, अगर बार बार वही चोट लगती रहेगी तो ठीक नहीं है। इसलिए उसको चेंज करना जरूरी है। चेंज कर देंगे तो फिर वो चीज ब्लर हो जाएगी। अगर देखो, कई बार बच्चों में कोई ऐसी बात हो जाती है, बच्चे कई बार क्लास में फेल हो जाते हैं, या ब्रेकअप वगैरह हो जाता है, शादी वादी टूट जाती है, तो फिर उनको हम क्या कहते हैं, भी चेंज करो अपने आप को, कहीं घूम आओ थोड़ी देर। तो नहीं, चेंज करना बहुत जरूरी है। फिजियोलॉजी चेंज करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्शन लेना है, चेंज करना है। ठीक है। इम्प्रूव योर फ्यूचर। पास्ट को तो हम इस तरह चेंज करेंगे, और फ्यूचर को इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव कैसे करेंगे, फ्यूचर को इम्प्रूव करेंगे। एक्सरसाइज, 15 मिनट की एक्सरसाइज अभी हम करेंगे, जो ब्रीदिंग वर्क है, और एक टेक्निक उसमें हम यूज करेंगे, अभी हम करेंगे। विजुअलाइजेशन, देखो फ्यूचर हम कैसे ठीक करेंगे, विजुअलाइजेशन से करेंगे। क्योंकि हम जैसा विजुअलाइज करने लगेंगे, विजुअलाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण साइंस यही है कि जब हम विजुअलाइज करते हैं, यूनिवर्स को हम वो मैसेज देते हैं, वो पिक्चर जो हमारे माइंड में बन रही है, यूनिवर्स तो स्कैन कर रहा है उसको लगातार। तो उसने स्कैन कर लिया कि ये विजुअल हो रहा है भाई, तो वो उसको रियलाइज करने में लग जाता है। तो विजुअलाइजेशन करना हमें सीखना है, विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करना है। तो अभी हम एक विजुअलाइजेशन की एक अभ्यास करेंगे, अभी अभी तुरंत। देखो, उसमें ये ध्यान रखना है, किसी को सर्जरी हुई है तो वो ना करे, किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो ना करे, बाकी सब कर सकते हैं, कोई ज्यादा हम डीप में ऐसे उसमें कोई नुकसान नहीं है, तो हम करेंगे। तो अभी हम करेंगे, देखो। हाँ, अब डीप, अभी सब बैठ जाएं उसी तरीके से, सीधे बैठे, डीप ब्रीदिंग करें। सभी सीधे बैठे, डीप ब्रीदिंग। गिन के 10 सांस लेने हैं डीप। डीप ब्रीदिंग करते करते अपने आप को शांत अवस्था में लेके जाना है, और गहरा श्वास, और अपने श्वास को छोड़ते छोड़ते अपने आप को शांत करते जाएं। गहराई में सिर्फ अपने आप पे फोकस करें। फिर से गहरा सांस भरें, और अपने आप को रिलैक्स कर दें। अपने हाथ पैरों को ढीला छोड़ दें, और शांत। एक और लंबा गहरा सांस लें, और अपने आप को और रिलैक्स महसूस करें। लंबा गहरा सांस, और अपने आप को शांत और ढीला महसूस करें। बिल्कुल छोड़ दें, शरीर से कंट्रोल छोड़ दें। शरीर को ढीला होने दें, रिलैक्स होने दें। सोचें कि दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप खुद अकेले बैठे हो, और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ते जा रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स करते जा रहे हैं। ब्रीदिंग करते रहें। फोर्सफुली ब्रीदिंग जरूर करें। गहरा सांस, गहरा लंबा सांस, और छोड़ते जाएं। बहुत बढ़िया।
गहरे श्वास, फास्ट डीप ब्रीदिंग। अब थोड़ा सांस तेजी से लेंगे, तेज तेज सांस लेंगे, ऊपर हाथ करेंगे, सांस भरेंगे, नीचे छोड़ेंगे। शांत, शांत हो जाएं। अपनी आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान श्वासों पर। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बहुत चेंज होता है जीवन में, अपने अंदर में चेंज होता है। डीप ब्रीदिंग करते रहें। कोई भी बैड एक्सपीरियंस है जो आपको जीवन में खाए जा रहा है, जो आपकी एनर्जी को खाए जा रहा है, डीप ब्रीदिंग से उसे दूर करें। डीप ब्रीदिंग एनर्जी है, ब्रीदिंग। और अच्छा अपने आप के बारे में फील फील गुड शुरू करें कि आप कितने काबिल हो। अपने आप पर नजर डालें, अपनी दृष्टि पर, अपने जीवन पर। आप कितने काबिल हो, कितने कंफर्टेबल हो। आप एक अलग पर्सनालिटी हो, एक डिफरेंट यू को देखिए। आप बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर बहुत गुण हैं। आप कंपैशनेट हो, आप उदार चित्त हो, आप प्यार से भरे हुए हो। अपने अंदर विजुअलाइज करते रहे। और अब एकदम इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आप एक बहुत बड़े अपने ड्रीम हाउस के सामने खड़े हो। आपने कभी सोचा होगा कि जीवन में ऐसा एक रहने का हमारा एक हाउस हो, बहुत बड़ा, अपना ड्रीम हाउस जो भी, उसके सामने आप खड़े हो, जिसमें एक स्विमिंग पूल भी है, गार्डन भी है, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, क्यारियां बनी हुई हैं। देखिए अपने हाउस को। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन अचीव दिस, हु अचीव्ड दिस। अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ चेंज किया है। आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, जितने ब्राइट, चमकदार और सुंदर, जो आपके शरीर पर बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अपने आप को विजुअलाइज करें, बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं। आप बड़े डायनामिक हो, एनर्जेटिक हो, स्ट्रोंग हो। यू आर वेयरिंग द बेस्ट कलर ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सबसे सुंदर कपड़े आज आपने पहने हैं, सबसे सुंदर घड़ी आपने पहनी है। यू आर शाइनिंग एंड ग्लोइंग। अपने आप को बहुत ही वंडरफुल स्टेट में देखें, अपने आप को डिफरेंट लेवल पे देखें। और अब आप स्विमिंग पूल के पास जा रहे हो, और स्विमिंग पूल के पास आप उसके किनारे पर बैठ रहे हो। दोनों पैर आपने पानी के अंदर डाले हैं, और एक बहुत सुंदर सी अनुभूति हो रही है। वो ठंडा ठंडा पानी आपको महसूस हो रहा है। आपके शरीर की सारी थकान मिट रही है। आपका जो बैड एक्सपीरियंस का प्रभाव है वो पैरों के माध्यम से पानी में जा रहा है, और आपको एक बहुत सुंदर ताजगी दे रहा है, नया उत्साह दे रहा है। ये पानी हीलिंग वाटर है, आपको एनर्जी देने वाला पानी है। ये पानी आपके शरीर के रोम रोम में बढ़ता जा रहा है, आपके पूरे शरीर में वो ताजगी, वो फ्रेशनेस की फीलिंग आ रही है। और अब आप जब पूरी तरह से फ्रेश हो गए हो तो आप वहां से
अपने पैरों को निकाल कर एक बहुत सुंदर से तौलिए से पोंछ कर और दोबारा से एक बहुत सुंदर से जूते पहनकर आप वहां से निकल रहे हो। अब आप जा रहे हो बाहर और अब आप चल रहे हो एक होटल के अंदर, बहुत 5 स्टार होटल में आप जा रहे हो। जब आप वहां जा रहे हो तो आपको सब लोग रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। जैसे ही आप पहुंचे तो वहां का जो गेट कीपर है दरवाजा खोल रहा है। यू आर गोइंग, आप अपने किसी टेबल जो आपने पहले से बुक करी है वहां पर जाकर बैठ रहे हो। सभी स्टाफ के लोग आपके पास आ रहे हैं, स्माइलिंग फेस। दे आर ट्रीटिंग यू लाइक ए किंग एंड क्वीन। यू आर फीलिंग वेरी फुलफिलिंग। और वहां पर आपने अपने पसंद का फूड ऑर्डर किया और वो खाया, फीलिंग वेरी हैप्पी एंड फीलिंग वेरी गुड। और बड़े शान के साथ आप वहां से उठे। हाउ पावरफुल, यू आर सीइंग वेरी पावरफुल। और फिर आप अपने घर में आके बड़े शान से पार्क में, अपने गार्डन में, अपने लॉन में आप बैठ गए हो। अब तो आपके शरीर में कोई चीज का कोई गम नहीं है, आप किसी चीज के लिए बायस्ड नहीं, कोई इशू नहीं है। आपने सारे इश्यूज को रिजोल्व कर लिया है। यू हैव सॉर्टेड एवरीथिंग, यू हैव सॉर्टेड एवरीथिंग एंड यू आर सीइंग योर फ्यूचर। आपको आपका फ्यूचर दिखाई दे रहा है और फ्यूचर में आप देख रहे हो एक बहुत सुंदर सी एक रास्ता आपके लिए बना है, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ रास्ता, चमकदार रास्ता। आप उस रास्ते पे जा रहे हो और वहां पर आपने देखा होर्डिंग्स लगे हैं बड़े बड़े। उन होर्डिंग्स पर आपकी फोटो लगी है और एक ट्रॉफी आपके लिए है। वो ट्रॉफी भी वहां पर चित्र लगा हुआ है। आप और आगे जा रहे हो, आपके लिए एक फंक्शन का आयोजन हुआ है। हजारों लोग आपके इंतजार में बैठे हैं और आप स्टेज पे जाते हो। आपको वो अवार्ड मिलता है, आपने वो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, आपके अंदर वो पावर है। लोग आपके ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं। आपने वो अचीव किया है। आप इसी अपने अचीवमेंट को देखिए। आप अपने आप की उस फीलिंग को देखिए, टोटली कॉन्फिडेंट, टोटली रिलैक्स। और धीरे धीरे आप वहां से वापस आ रहे हो। आप अपने मान सम्मान को बहुत उच्च स्टेज पर देख रहे हो और धीरे धीरे जब आप वापस आ रहे हो, अपने आप को एनर्जेटिक बना रहे हो। आप प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों हाथों को जोड़ लें। दोनों हाथों को जोड़कर उस प्रभु का, उस यूनिवर्स का थैंक यू करें। थैंक यू गॉड। अपने आप का धन्यवाद करें, अपने मित्र संबंधियों का धन्यवाद करें, इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करें। और दोनों हाथों को रब करें और दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों पे रख लें और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलते हैं। हाउ डू यू फील? देखिए, अपने कॉन्फिडेंस को देखिए, कैसा लग रहा है? बढ़िया है। कॉन्फिडेंस आ रहा है। वाह, बस यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।
तो इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब हमारी अपनी थॉट्स हैं, अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी है। हम उसे चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आज ये हमने इतना पढ़ा, और इसके बाद ये जो ये बहुत थोड़ा थोड़ा हमने किया है कि 2 दिन में इतना हम नहीं कर सकते। और लेकिन अगर हम पूरा जब हम कोर्स को करते हैं तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत अच्छी अच्छी ऐसी बातें हैं जो हमारे पुराने सारे मिथ्स को तोड़ सकती हैं, हमें नई राह दिखा सकती हैं। तो ये जो कोर्स हमने इसी तरह से डिजाइन किया है। और इसमें हम आगे, मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी। आगे आप कौन मेरे साथ आगे तक बढ़ेंगे ये आपने डिसाइड करना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ कि क्या क्या चीज हमारे साथ हमारे पास होती है इसमें। तो अभी आप देख लें, एक बार जान लें इसके बारे में। हमने PIP इंटरप्रिटेशन अभी अभी किया है। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपने आपने जो कारण जो मैंने टास्क दिया है कि आपने अपने नीड्स को लिखना है, अलाइन करना है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आपने आगे अपने करियर में, अपने गोल में, अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करके चलना है। टाइमलाइन थेरेपी में हमने बात की कि हमें कैसे पास्ट को भूलना है, कैसे फ्यूचर को इम्प्रूव करना है। और ये साइंस है विजुअलाइजेशन का, कुछ विजुअल्स हैं, कुछ ऑडियो है, काइनेस्थेटिक है, इनर वॉइस है। ये सब हमारे अंदर चलती रहती है। इन सब के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेसन, बहुत टॉपिक्स बहुत डिटेल में है। और हमारी इमोशन बहुत पावरफुल होती हैं। ये इमोशन का सारा रोल है, जैसी इमोशन होगी वैसे हमारा रियलिटी बनती चलती है। तो ये टाइमलाइन थेरेपी पे हमने विजुअलाइज किया। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने मेन कोर्स की, जिस कोर्स के लिए हम इकट्ठे हुए, ओरिएंटेशन किया, तो वो है क्या, उसमें क्या क्या होता है। ये NLP प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। और इसमें क्या है, हम एक्सेलेंसी के साथ सीखते हैं। ये टूल है हमारी सक्सेस के लिए और हमारे ब्रेन में एक सर्किट, न्यूरल सर्किट बनाने के लिए। इसमें क्या रहेगा, 45 से 50 दिन का ये प्रोग्राम है। क्लासेस मंडे से फ्राइडे रहेंगी। और इवनिंग बैच, मैंने इवनिंग बैच बनाया है। और टाइमिंग वही 6:30 से 8 बजे, 1.5 घंटे का क्लास रहे करेगी। अगर जल्दी भी हुआ खत्म तो जल्दी कर देंगे, थोड़ा ज्यादा समय लगा तो ज्यादा भी लगा देंगे, वो हमारे टॉपिक पे डिपेंड करेगा। रिकॉर्डिंग्स उसमें हम अवेलेबल जरूर कराएंगे। सारे सेशन जो है वो मैं खुद लूंगी, कोई रिकॉर्डिंग का नहीं है, सब सेशन खुद खुद लेने पर ही वो उस एनर्जी से काम होता है। और रिपीट आप कभी भी कर पाएंगे इसको। और ये कोर्स किसके लिए है, ये मैंने बताया था कि जो भी अपनी लाइफ में कहीं स्टक फील कर रहा है, प्रोफेशनल में या पर्सनल में, और यदि आपके अंदर कोई पोटेंशियल है और उससे आप रिजल्ट पाना चाहते हैं और उसके अंदर आप कैसे आगे बढ़ें वो जानना चाहते हैं, तो आप इसमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और यदि आपके पास डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं फ्यूचर के बारे में और आप प्रेजेंट के बारे में चैलेंज जा रहे हैं, तो आप इससे बहुत लाभ पाएंगे। और यदि आपके अंदर ट्रू पोटेंशियल है और आप टोटली उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और कौन इसमें नहीं आ सकता, जो ये चाहता है अभी मैजिक हो जाए बस मेरे जीवन में तो, और मेरे को कुछ करना ना पड़े, एफर्ट ना करना पड़े, सुस्ती है, वो कहता है भाई रहने दो, मेरे बस की बात नहीं है। वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, तो वो क्या कर सकता है। तो इसके दो रास्ते हैं भाई, या तो इसको अपने आप सीख लो, ये जरूरी है सीखना। मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, या तो NLP आप खुद सीख लो, चाहे आप यूट्यूब से सीखो, चाहे वो बुक्स पढ़ के सीखो। पर इसमें टाइम तो लगेगा। खुद आप कई बार हम पोस्टपोन करते रहते हैं प्रोग्राम्स को, इसमें टाइम लगता है। मोटिवेशन जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आज आज आपको सुन करके लग रहा है कि करना है करना है, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और अ, बहुत जल्दी हम छोड़ देते हैं प्रयास करना, इसलिए हम अपने आप कई बार कोई कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते और हमें पुराने पैटर्न पे चले जाते हैं। या फिर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो मेरे साथ, 45 से 50 दिन की ये जर्नी है और आप बहुत कुछ सीखेंगे और आप खुद कहेंगे कि ये क्या मिल गया।